मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अश्वत्थामा जिंदा है या नहीं? पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने खुद की जीवनी में लिखा है कि एक बार वो जंगल में जा रहे थे, 8.5 फीट के कोई एक व्यक्ति दिखे जो हर जगह से रक्त निकल रहा था। पूछा कि आप अश्वत्थामा है? उन्हें कहा था हाँ है। कैलाश पर्वत, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पोर्टल है दूसरी दुनिया का। सैटेलाइट से उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारी यूएफओ एक्टिविटीज़ होती है। यूएफओ से एलियंस आते हैं, एलियंस मानसरोवर से अपने आप को रिचार्ज करते हैं और फिर वहाँ से वो लोग ऊपर चले जाते हैं। आपने इजिप्ट की बात करी है, मिस्टीरियस जगह है, क्यों है, क्या है ये? एलियंस का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते थे। तुतानखामीन की जब कब्र मिली हुई थी तो इनके कब्र के पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, आयरन का चाकू मिला था। उस समय पे आयरन एज आया ही नहीं था। तो जब वहाँ के टेक्स्ट को पढ़ा गया तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि ये यहाँ के राजा को ऊपर से एलियंस आए थे जिन्होंने ये दिया। बरमुडा ट्रायंगल, कोई भी प्लेन जाता है गायब हो जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस जब इधर से गुजर रहे थे पर इनको 2 स्पेसशिप दिखी, तो बहुत समय तक इनको घूर रही थी और अचानक से पानी के अंदर सोनिक स्पीड में चले गए। ये टी आपको लगता है ये होते हैं? एक इंसिडेंट आया था, एक लड़की बकरी लेके जा रही थी, अचानक से किसी ने जोर से उसको हाथ से मारा और जब उसने पलट के देखा, उसको बहुत विशाल का शरीर है जिसके उसमें बहुत बाल थे। एंटार्क्टिका, वहाँ की कुछ मिस्ट्रीज आपको पता है? यूएस वालों ने 5000 लोगों का ट्रूप बनाया कि जब हम वहां पर पहुंचे तो वहाँ पे यूएफओ हम पे अटैक कर रहे हैं, डायनासोर्स दिखे, मैमथ्स दिखे। हेलो सर, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, ये मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट होने वाला है इस ईयर का, क्योंकि जो पिछले 2 पॉडकास्ट गए हैं इतने पार्ट 2 के कमेंट्स आए हैं, इतने, क्योंकि आपने बोला था कि आप और ज़्यादा जो है मिस्टीरियस बातें बताने वाले हैं। सो आई एम श्योर ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस पॉडकास्ट के लिए। एंड आज आप बहुत सारे मिस्ट्रीज खोलने वाले हैं, राज खोलने वाले हैं जिसके ऊपर दुनिया पर्दा कर देती है, बट आप खोल देंगे उस राज को। बिल्कुल, कोशिश वही है। तो सर, स्टार्टिंग में करना चाहती हूँ इस चीज़ से कि अभी रिसेंटली एक इंडिया में उदयपुर में बिलियनर की वेडिंग हुई है एंड पूरे इंडिया को पता लग चुका है एंड अंबानीज की शादी को टक्कर दे दी है उन्होंने। तो आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उदयपुर पे जो वेडिंग हुई थी वो एक लंदन बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट राजू मांटे करके उनका नाम है, उनके उधर से हुई थी। अब यहाँ पर देखिए, शादियाँ तो हमारे देश में सारी बड़ी बड़ी ही होती हैं। अगर एवरेज साइज़ आप दिल्ली की शादियों की बात करें तो 35 लाख रुपीज़ एवरेज साइज़ होता है, एवरेज, चाहे आप कोई सी भी क्लास, और वो बढ़ता ही है, नीचे तो नहीं रहता। तो बड़ी शादियाँ करना कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होती। लेकिन शॉकिंग बात ये निकली, वहाँ पे 3 शॉकिंग बातें थी। पहली बात, ये जो उद्योगपति ने शादी करवाई है, इनके जो रिकॉर्डेड नेटवर्थ निकलती है, आप इंटरनेट पे देखते हैं किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर इनका कोई नेटवर्थ आप देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट निकलता है 150-160 करोड़ के आसपास। पर पॉइंट ये है कि 150-160 करोड़ की नेटवर्थ है और 450 करोड़ की शादी कैसे हो जा रही है? 450 करोड़ की शादी, रातों रात इतना पैसा कैसे जा रहा है? दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें कैश के बेसिस पे आज भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इस शादी के बाद इनकम टैक्स के ऑफिस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए कि उन्होंने उदयपुर के काफ़ी ज़्यादा मैरिज प्लानर्स, इवेंट प्लानर्स के इधर रेट डाली है। वो उनसे डेटा निकाल रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा टॉप जो मैरिज प्लानर्स, बिकॉज उदयपुर इज़ नोन फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग, क्योंकि वहाँ पर जो उदयपुर पैलेस है उसके पीछे भी जो होटल्स हैं और बहुत सारी एरियाज़ हैं, जैसे वहाँ पर काफ़ी मूवी शूट हुई हैं, है जवानी है दीवानी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ पर रेट इसलिए डाली गई है क्योंकि उनसे इन्फॉर्मेशन निकाला जा रहा है। उनको शौक लगा हुआ है कि अ लॉट ऑफ मैरिजेस, ऑलमोस्ट 50-60% वहाँ पर कैश के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो कि अनअकाउंटेड है। अब ये देश का एक नुकसान होता है, बिकॉज अगर आप इतने बड़े क्वांटिटी में शादियाँ कर रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो जिसमें आप कैश कर रहे हो, तो यहाँ पर ये सवाल उठा है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल किया गया। और तीसरी चीज़ है, जो ए लीग सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर लेके आए हैं वो विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी कम्युनिकेशन कैसे आए? तो देखिए, इसमें मिस्ट्री से ज़्यादा जो मैं एलिमेंट कहूँगा वो ये है कि टैक्स एवेजन की चीज़ हो सकती है। बिलियनर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिडन एसेट्स की हो सकती हैं यहाँ पे। तीसरी चीज़ है, कुछ लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि अगर लंदन में सेम स्केल की अगर शादी करने की कोशिश करते हैं उसका डबल बजट होता। यही बोल रहे थे लोग। हाँ, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि आप इंडिया में आके इतनी बड़ी शादी कर रहे हैं अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, विदाउट इवन पीपल अंडरस्टैंडिंग कि ये कौन है, आपका नेटवर्थ उतना है नहीं, तो आप वहाँ से स्पेंड कहाँ से करो? सो दैट डेफिनेटली रेजेस द क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं रिसेंटली एक बार सूरत ट्रैवल कर रहा था एंड सूरत से मतलब आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माउंट आबू, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग फेलो मिले थे। उन्होंने एक चीज़ मुझे कही जो इवन वॉज वेरी सरप्राइजिंग। उन्होंने मुझे ये कहा कि सर, आप जितने भी बिलियनर्स देख रहे हैं, इंडियन बिलियनर्स मिलियनर्स देख रहे हैं, ऑन पेपर आपको जो भी नेटवर्थ दिखती है फोर्ब्स की लिस्ट में, ये 200 बिलियन 300 बिलियन,
सर आप जान के हैरान हो जाओगे, इनमें से मैक्सिमम लोगों के पास इसका ऑलमोस्ट 50%, इतना ही मान लो, अगर कोई $100 बिलियन है, उसका 50% इन लोगों ने कैश में स्टैक करके रखा है। एंड आई वाज वंडरिंग, इतना ज़्यादा पैसा, मतलब आप 1 करोड़ भी बोलो कैश में रखना बड़ी हाँ। बात हो जाती, इतना बड़ा पैसा ये लोग कैसे करते होंगे। सो इट्स क्वाइट एविडेंट, सबको पता है हवाला सिस्टम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये वो एंड सर वाली। इन्होंने तो अपनी शादी में जैसे जूनियर ट्रम्प बोल रहे थे वो आया है, हाँ, और डोनाल्ड ट्रम्प जेनिफर। जूनियर आए हैं। हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि इनके बिजनेस एक्विंटेंस थे वहाँ से कहीं ना कहीं, तो उसके थ्रू वो आए हुए हैं। जेनिफर लोपेज आई हुई हैं, काफ़ी हॉलीवुड के स्टार्स आए हुए हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है, ऑल्दो कहीं पर वीडियोज उसके सर्कुलेट नहीं हुए, बट शायद जस्टिन बीबर वाज आल्सो इनवाइटेड। बोल रहे थे, बट आई वाज वेटिंग कि वीडियो सामने आए, बट हाँ, आई नहीं। वीडियो नहीं आई है बट वी वहाँ पे। कांट इमेजिन सर कि जेनिफर लोपेज जैसे जो ये स्टार्स हैं उन्होंने कितना चार्ज करा होगा, वी कांट इवन एब्सोल्युटली, इमेजिन। मतलब इनके जो रेट कार्ड निकल रहे थे वो ऐसा निकल रहा था, 80 करोड़, 70 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। मतलब यहाँ पे तो कह रहे थे, रणवीर सिंह की बात कर लो इंडियन, तो 5 से 10 करोड़ हाँ। तो उन्होंने ही चार्ज कर लिए थे। फिर उसके अलावा बाकी सारे भी लोग ले लीजिए, तभी आपको, मेरे को लग रहा है वो 5 से 10 करोड़ के चक्कर में इतनी एनर्जी दिख रही थी रणवीर सिंह के हाँ हाँ अंदर, हाँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने वही कहा कि सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक वही थे। बाकी इसके करण अलावा जौहर ने होस्ट करा करण था। जौहर ने होस्ट किया हुआ था, सोफी थी उनके साथ, वो थे, और भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ थे, शाहिद कपूर थे। तो इस तरह बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए थे। अब ये देखो, ये नो बड़े बड़े देशों में ऐसे बड़े बड़े बिलियनर के लिए तो छोटी छोटी बातें होती हैं, सो ये सब बिल्कुल चलता बिल्कुल। रहता है। तो सर जैसे अभी हमने जेनिफर लोपेज की भी बात करी है, सर आपसे जब मैं बात कर रही थी आपने बताया था कि हॉलीवुड में कुछ डार्क प्रैक्टिसेस या तंत्र प्रैक्टिसेस समथिंग कुछ होता है। सो बेसिकली मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अगर चाहिए, देखिए प्रूफ के माध्यम पे ही बात करा जाएगा। आप यूट्यूब पे जाके एक डॉक्यूमेंट्री चेकआउट कीजिएगा, उसमें एक लड़की के बारे में बताया, टेरेसा। तो टेरेसा 15 ईयर्स की थी, 15 साल की, एंड वो यूएस में रहती हैं। ये डॉक्यूमेंट्री आज भी है, अगर आप देखेंगे कुछ एविल प्रैक्टिसेस हॉलीवुड इस तरह से कुछ अब करेंगे तो आपको दिखेगा। सो ये 15 साल की जो लड़की है टेरेसा, वो बेसिकली ये बयां देती हैं, 15 ईयर्स के एज में उनको रेस्क्यू किया गया है बेसिकली। उनको पता भी नहीं था वो एक बहुत बड़े ट्रैप में है। वो रेस्क्यू किस चीज़ में है, उनको एक हिप्नोटिस्ट के साथ बिठाया गया और एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बिठाया गया, और उनने ये बताया कि सच्ची बात तो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा हरास किया गया बचपन से, मुझे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अब्यूज़ किया गया है, मेरा यूज़ किया गया है। एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी ग्रैंड मदर भी इसके साथ मिली हुई थी, और उन्होंने कहा काफ़ी ज़्यादा रिच बड़े बड़े लोग, इवन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आते थे जो एक्सप्लॉइट करते थे। अब देखिए वो लड़की की मानसिकता ऐसी बन गई थी क्योंकि उन्हें दुनिया देखी नहीं थी, उनको कुछ पता ही नहीं था, तो उनको लगा था कि शायद दुनिया है ही ऐसी। शी यूज़ टू कर्स, शी डिडंट इवन नो कि दुनिया ऐसी नहीं नहीं है। है। एंड देन शी वाज सेइंग कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिसेस होते थे, कभी कैंडल लाइट ये लोग जलाते थे, उसके बाद दे यूज्ड टू डू सम वियर्ड प्रैक्टिसेस, एंड देन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। तो लोग जाके डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट आपको यूट्यूब पे 15-20 मिनट्स का भी मिल जाएगा तो कॉन्वर्जेशन का। सर ये हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज करते थे ये जी, प्रैक्टिसेस? तो अभी आप देखिए ना, अभी हाल फिलहाल में जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसी के कुछ समय पहले, ऑलमोस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक, एक पीडीडी का इंसिडेंट भी बाहर आया था, जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि ये जो सेलिब्रिटी है, ये कहीं ना कहीं चाइल्ड मॉलेस्टर था, बहुत सारे बच्चों को बेचारा परेशान करता था, और ये तब मानने को तैयार नहीं था। क्या हुआ था कि जब पुलिस इनके घर पे पहुंची, इनके तहखाने गई, तो वहाँ पर हैरानी वाली बात थी कि 3,000 उनको जो जॉनसन्स के बेबी ऑयल होते हैं वो मिले। एंड वो बोले कि भाई 3-5 हज़ार बॉटलें ले, जॉनसन ऑयल क्या कर रही है, आप तो इतने बड़े हो, मतलब 35-40 साल के हो, उसका क्या है। उनके लॉयर क्या जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई उनको तेल लगाने का बड़ा शौक है, कमी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कंटेनर्स में इतना सारा रखा हुआ है। बट वहीं पर काफ़ी सारे फेलो उनके हॉलीवुड स्टार्स थे, स्पेसिफिकली जो उस समय पे बच्चे थे जब ये सारे ये चीज़ें करते थे और अब बड़े हो गए, उनके कन्फेशंस ये आने लग गए कि हमें इन्होंने अलग से बुलाया गया, एक अलग से पार्टी होती थी हॉलीवुड में जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं। अब देखिए ना, मनुष्य के अंदर ही भगवान होता है और मनुष्य के अंदर ही शैतान होता है, दोनों दिमाग, ये हमारे ऊपर है हम किसको एम्ब्रेस करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो पैसों की आग में इतना ढल जाते हैं कि उनको अब चाहिए किक, लाइफ में किक चाहिए। तभी हम देखते हैं डार्क रूम्स क्यों चल रहे हैं, डार्क वेब क्यों चल रहा है, क्यों हम सोचते हैं कि भाई इतना ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी और क्यों कमाना चाहता है, क्यों इस तरह के हम हैरान हो जाते हैं जब हम सुनते कोई मिलियनर ने कोई रेप केस में पकड़ा गया, या कोई हम देखते कोई ढोंगी है वो पकड़ा गया इस चीज़ में, इतना पैसा होने के बाद भी क्यों, क्योंकि उनको अब किक नहीं मिलती है। सो किक के चक्कर में ये लोग एक नेक्स्ट लेवल पे स्टूप डाउन करते हैं। सर पीडीडी की जो पार्टीज होती हैं वैसे तो किसी को भी नहीं पता कि उसके अंदर होता क्या है, बट आई थिंक कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आई थी, उसे छुपके से बनाई थी पीडीडी की पार्टी की, yes. वो उसकी ही पार्टी की वीडियो थी। यार देखिए काफ़ी चीज़ें सर्कुलेट हुई है, इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जस्टिन बीबर भी आजकल इतने बहके बहके क्यों रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में उनको भी देखिए साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट तो हो ही जाता है। अगर कोई बच्चा इस तरह के प्रोसेस में गया होगा तो उसकी मानसिक संतुलन तो ऑब्वियसली इतना स्टेबल नहीं रहेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि
इवन जस्टिन बीबर जब उन्होंने बहुत पहली बार फेमस हुए थे, उनका गाना एक चला था बेबी नाम का, वो चला हुआ था, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशंस किए थे, लाइक निकी मिनाज के साथ भी किए थे और भी बहुत सारे लोगों के साथ किए थे। तो उस समय पे क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत सारी म्यूज़िक एल्बम्स और ये तो करे थे, लेकिन एक बार उनको इंट्रोड्यूस कराया गया था पी डीडी से, और पी डीडी ने उनको पार्टी पे बुलाया था, और माना जाता है उस पार्टी के बाद ही इनको ड्रग्स की थोड़ी सी आदत लगी, बहकी बहकी बातें करने लग गए, बहुत ज़्यादा नशे में रहने लग गए। सो द पॉइंट ओवर हियर इज़ कि ऑब्वियसली इनके पार्टीज़ में बहुत चीज़ें होती है। बियॉन्से को बहुत बार ब्लेम किया गया है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि एक जे कोल का एक गाना है जिसका नाम है शी नोज, और माना जाता है कि वो लिरिक्स के थ्रू जो लिरिसिस्ट थे वो यही कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि हॉलीवुड में चीज़ें इतनी साफ नहीं है जितनी दिखती हैं। बियॉन्से और जेजी ये कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी डार्क प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जिसके चक्कर में नॉर्मल लोग परेशान होते हैं। और इसीलिए टेलर स्विफ्ट को जब पहली बार ग्रैमी मिल रहा था, उनको स्टेज पे बुलाया जाता है और अचानक से एक व्यक्ति उठता है और वो बोलता है कि सॉरी बियॉन्से, और लोग सोचते हैं ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपको कोई भी अवार्ड मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, वहाँ पर आप बियॉन्से को थैंक यू नहीं बोलते हो तो आपके शायद वो ग्रहण कुछ और कर देगी। हाँ ग्रहण और नक्षत्र खराब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो फियर है, एंड बिकॉज टेलर स्विफ्ट को लगा कि भाई टैलेंट इज एवरीथिंग। देखो टैलेंट इज एवरीथिंग अगर देखा जाए तो इस हिसाब से तो माइकल जैक्सन की भी अगर हम बात करें, ही वो सुप्रीमली टैलेंटेड, ठीक है। उन्होंने जब आपको जान के हैरानी होगी कि जब वो अफ्रीका में गए थे तो उन्होंने उनका जो फेमस गाना है जो डेंजरस। नहीं, दे रियली डोंट केयर अबाउट अस वाला जो गीत है, अब उसकी जहाँ पे शूटिंग हुई है, जहाँ पे ड्रम्स बज रहे हैं, आप लोग जाके एक बार चेक कीजिएगा वो वाला कौन सा एरिया है, वो साउथ अफ्रीकन माफिया एरिया है। उधर गवर्नमेंट तक ने बोला था गलती से भी मत जाना, हम तक नहीं बचा सकते, वहाँ पे कौन जाके कौन गायब, अगर आप तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हो। लेकिन उन्होंने जाके उनको भी कन्विंस किया। पहला पॉइंट, माइकल जैक्सन का कितना इन्फ्लुएंस था, सोचो गैंगस्टर लोग तक बोलते थे कि भाई आप आओ, हाँ, आप हम कुछ नहीं करेंगे, आप पूरा वो करो, क्योंकि वो रियलिटी दिखा रहे हैं। उनके साथ एक बार एक लफड़ा ये हुआ था, सोनी के साथ हुआ था कि उन्होंने एक जगह पर आके सीधे सीधे एक्सपोज किया था कि भाई ये एक बहुत बड़ी ब्रांड है जो कहीं ना कहीं रॉयल्टीज़ के नाम पे म्यूजिशियंस को लूट रही है, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि उनको पता था उनकी इन्फ्लुएंस कितनी है। लेकिन घूम फिर के देखे ना, बड़े लोगों ने उनको ही अलग घेरे में ले लिया, उनको चाइल्ड मॉलेस्टर का दर्जा दे दिया गया और उन पर एलिगेशन लगा कि छोटे छोटे बच्चों को वो गलत काम करते हैं उनके साथ। लेकिन आगे चल के देखिए, सेम बच्चे जो 13 साल के बच्चे ने जिनने एलिगेशन किया, वो जब 20 और 22 साल के हो गए, सबके इंटरव्यू में सबने एक चीज़ का, हमको घर से प्रेशर था हमको ये बोलने के लिए। तो आप सोचो, मतलब उनने कुछ नहीं किया, लेकिन माइकल जैक्सन का तो अस्तित्व ही मिट गया ना तब तक। मतलब आज भी जिंदा है। अभी हाल फिलहाल में हम जब बात करें, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री काफ़ी आ रही है जिसका ट्रेलर आ चुका है, तो वो कहीं ना कहीं बात हो रही है, बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड। मून वॉक उन्होंने पॉपुलराइज करा, उसके बाद गाना इतना बढ़िया, गाना गाते गाते डांस इतना बढ़िया, बड़े सारे डांसर्स, चाहे हमारे देश में प्रभु देवा की बात करें या ऋतिक रोशन की बात करें, सब कोई कहते हैं माइकल जैक्सन ओजी हैं। बट आप वो देखिए ना कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अगेंस्ट वो जब जाने लग गए, उनके साथ क्या हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ सिस्टम के अगेंस्ट अगर कोई वोकली खुल के जाता है तो उसका यही हर्ष होता है। हमारे देश में एक बहुत बड़े नाम थे राजीव दीक्षित जी, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन पुरानी पीढ़ियों में बहुतों को पता होगा। राजीव दीक्षित जी हमेशा आयुर्वेद का प्रचार करते थे। वो हमेशा कहते थे किस तरह से हमारे देश की चीज़ें कितनी हेल्प करेंगी। वो कहते थे फ्रिज का पानी मत पियो, मटके का पानी पियो। वो हमेशा कहते थे खाने के बाद आप मट्ठा लो या फिर आप छाछ पी लो, वो आपके डाइजेशन को हेल्प करेगा। वो हमेशा कहते थे ये मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश को पूरी तरीके से खोखला करने की साजिश कर रही हैं। और आज देखिए साइंस वही कह रहा है कि बिस्किट में मैदा होता है, ये आपकी हेल्थ को डैमेज कर रहा है, शुगर ये सारी चीज़ें मिला के दे रहे डैमेज कर, ये सारी वो चीज़ें बोल रहे थे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, किसी तरह से कॉन्स्पिरेसी करके दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हुई। जब उनकी डेड बॉडी थी ना, तो उनके इधर नील रंग था, विच इज़ क्लियरली एविडेंट कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वोकल हो गए थे वो अपनी चीज़ों को। और सीन ये हो गया था कि हमारे देश के एट प्रेजेंट भी एक बहुत बड़े बाबा हैं, मैं चाहूँगा लोग कमेंट्स में नाम गेस करें, मैं नहीं कह रहा हूँ नाम। तो उन बाबा के साथ उनका बहुत अच्छा वो हो गया था। उस समय पे वो बाबा अपलिफ्टिंग मतलब बन रहे थे, इतने बड़ा वो नहीं था, उनके पास प्लेटफॉर्म था, एक टीवी के माध्यम से था। तो वो राजीव दीक्षित जी को बुलाते थे, पर राजीव दीक्षित जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि एक बार उनका विवाद हो गया था, क्योंकि वो बाबा जो थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमर्शियल एंगल में जाना चाहते थे, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाना चाहते थे। लेकिन ये राजीव दीक्षित जी का ये था कि मैं अपने देश को चाहता हूँ कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, कि घर पे ही हम दातून का इस्तेमाल करें, हम घर पे ही मटके का पानी पिएं, हम घर पे ही हम नेचुरल एयर कंडीशनर कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें वो चाहते थे। लेकिन वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हो गया ना, वो तो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट थिंकिंग हो गई, जो कि सही है। आज हम देखिए, आज हम लोगों को क्या बोलते हैं, आज सारे डॉक्टर खुद बोल रहे हैं नींबू पानी पियो ताकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, ठंड में आप आंवला खाओ, ये चीज़ राजीव जी बोलते थे, बट सिस्टम के अगेंस्ट गए और
आप देखिए। जैसे आपने कहा कि राजीव दीक्षित के बारे में कि कॉन्स्पिरेसी करी गई, उसके थ्रू बिल्कुल। उनको मारा गया है। हमने नेताजी की भी बात करी थी हाँ लास्ट हाँ टाइम, हाँ। उनका भी देखिए आज तक समझ में नहीं आया किस तरह से उनकी मृत्यु हुई। तो हाँ, आप पूछिए, आप क्या बोल रहे हैं। सर, तो आपको पता है, लाइक आप डू यू हैव एनी आइडिया कि क्या कॉन्स्पिरेसी करी गई है समथिंग? यार देखिए, मेरे को जितना समझ में आता है एग्जैक्ट तो आई कांट से, बट इतना सिंपल सा सिस्टम है। 3 चीज़ें होती हैं हमारे देश में। अगर आप पॉलिटिशियन के अगेंस्ट वोकली बोलोगे तो आपको कहाँ से घुमा फिरा के करते हैं। आप सोचिए ना, एक व्यक्ति थे जिसको हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट पे बहुत सारे मोर्चा लगा रहे थे। जस्ट बिकॉज उन्होंने डायरेक्टली एलिगेशंस लगाने शुरू करे अगेंस्ट सम पॉलिटिशियन, उनको ही उठा के जेल में रख दिया गया। ये क्या है? आप हमारे इधर की परिस्थिति देख लीजिए। आप हम आज जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हम सबको पता है कि एयर कंडीशन कितनी ख़राब हो रही है, बट यहाँ पर काफ़ी सारे माँ बाप ने बीच में प्रोटेस्ट किया आज से 1-2 हफ्ते पहले, जब हम ये रिकॉर्ड करें। एट द एंड क्या हुआ? सोल्यूशन देने के बजाय उन्हीं लोगों को गाड़ी में बिठाओ, इनको इधर से इधर करो। बच्चे थे उसमें, बच्चों को बोला इनको अरेस्ट करो। ये एक शॉर्ट टर्म कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। बट नेपाल में ये चीज़ नहीं हो पाई। नेपाल में हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि लोगों के अंदर आक्रोश इतना ज़्यादा भर गया कि भाई करप्शन इतना डीप रूटेड है, लोगों की भी एक संयम का एक लेवल होता है, एक वो है, वो जिस दिन बांध टूट जाता है उस दिन वो क्या कर बैठेंगे आपको भी नहीं पता है। तो पॉइंट है कि कॉन्स्पिरेसी एग्जैक्टली क्या थी वो नहीं पता, बट ये क्लियर एविडेंस दिखते हैं कि हाँ, बहुत सारे चीज़ों को स्केपगोट बना के हमारे देश में फंसाया जाता है। सिर्फ हमारे नहीं, मैं जनरल, होता ही है। ग्लोबली। इजिप्ट में 341 मूर्तियां मिली थी आज से कुछ साल पहले। जब उसको खुदाई करी गई और आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को बुलाया गया और उनसे पूछा गया भाई ये किसका है, तो बोले, उन्होंने ये निकाला कि ये यहाँ के राजा थे। एक राजा की वाइफ थी, एक राजा का भाई था और उनकी एक प्रजा रहती थी और उनके साथ उनका एक सेवक आता था। बोले राजा का नाम क्या है? राजा का नाम था राम से। और बोले और राजा और रानी के एक साथ में एक किताब मिली, बोले इसका नाम क्या था? राम सिनोटस। वो राम सीता, हाँ। उसी को लेके उन्होंने राम सिनोटस कर दिया है। ये इजिप्ट में मिल रहे हैं। आप खुद बताइए, हिंदू समाज, सनातन धर्म की हम बात करते हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि सनातन धर्म केवल इंडिया में। किसने बोला? सनातन धर्म सबसे ज़्यादा बाहर है। लेट्स प्रूव इट। दुनिया का सबसे बड़ा एंशियंट हिंदू टेम्पल इंडिया में नहीं है, ये है कंबोडिया में, इसको कहते हैं अंकुर वट। दुनिया का सेकंड जो लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है एंशियंट, वो भी इंडिया में नहीं है, वो है स्वामीनारायण टेम्पल, न्यू जर्सी, यूएसए। तो पहली बात है कि हिंदुइज्म का सबसे बड़े 2 टेम्पल बाहर हैं। गणपति जी की सबसे ज़्यादा पूजा महाराष्ट्र में होती है, लेकिन सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? थाईलैंड में, 125 फीट की। समुद्र मंथन की आपको मूर्ति एयरपोर्ट पे मिलती है। आप सीधे बैंकॉक थाईलैंड जाइए, वहाँ पर आपको देखिए एयरपोर्ट पे मिलती है। मुरुगन जी, कार्तिकेय जी का सबसे बड़ा मूर्ति, वो सब आपको थाईलैंड पे मिलती है, बैंकॉक में मिलती है। सर, इंडियन से ज़्यादा आई थिंक बाहर लोग मानते हैं, क्योंकि Absolutely. वो समझ चुके हैं आई थिंक जो चीज़ें इंडियन समझना ही नहीं आप चाहते। खुद सोचिए, चाइना क्यों अचानक से माउंट कैलाश पे चढ़ने को बैन कर देता है? ऐसा क्या हो गया अचानक से? जैसे उनकी जुरिस्डिक्शन में आई, वो तो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज थे उसके चक्कर में उनके हिस्से में चले गया, अदरवाइज वो है तो हमारा ही। बट ठीक है, वो उधर चले गया। उनने ऐसा क्या देख लिया कि अचानक से? क्योंकि आखिरी जिन्होंने कैलाश की चढ़ाई करी थी वो मीरा लापा जी थे, जो कि तिब्बतियन एक बहुत बड़े मंक थे। उसके बाद किसी को अलाउड ही नहीं था। तो आप सोचो चाइनीज़ ने ऐसा क्या देख लिया? आप जाएंगे चाइना, जाइए चाइना में जाके आपको पता चलेगा कौन सी डीटी को फॉलो करते हैं। वो नाम अलग है, दिखते गणेश जी हैं। आप जापान जाते हैं, गणेश जी दिख रहे हैं आपको। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? आप खुद सोचिए, अगर कंबोडिया आप जाते हैं, कंबोडिया के पानी में सबसे ज़्यादा क्या मिले पता है? शिवलिंग। ये कंबोडिया में कहाँ से निकल रहे हैं? शिवलिंग निकल रहे हैं। फिर अगर आप जाते हैं अफगानिस्तान की खुदाई में 2000 साल पुराने कुछ वो मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलता है? गरुड़ भगवान की घंटी मिल रही है। तो ये कहाँ से मिल रहा है? पॉटरीज मिल रही हैं विच इज़ फ्रॉम महाभारत एरा। बिकॉज हमारा प्रॉब्लम क्या, हमको लगता है कि ये जो डिवीजन है ये मैप में है। उस समय पे इस तरह का डिवीजन नहीं था। इट वॉज अ ह्यूज, इंडिया वॉज ह्यूज। ये बाद में हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब यार जैसे इंटरेस्टिंग, हम जहाँ पे, अब मैं आपसे पूछता हूँ जस्ट बिकॉज बात आ गई है, क्योंकि हम लोगों को हमारे ही इसके बारे में बहुत चीज़ें नहीं पता है, ठीक है? मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, रावण क्या लगता है कहाँ पे बर्थ हुआ था? श्रीलंका, है ना? में। हाँ। सबको, आप लोगों को भी यही लगा? ठीक है, गलत होगा तो लाइक करना, ठीक है? रावण नोएडा में हुआ था। अब जाके गूगल कीजिए, सेक्टर 1 नोएडा। ये तो आप गूगल कर लीजिए अब। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लोग पॉज करो यहाँ पे और रावण बर्थ प्लेस थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और आपको निकलेगा। तब नाम अलग था, ऑब्वियसली नोएडा नहीं था, नोएडा सेक्टर 1 नहीं होगा। हाँ, बट रावण लकी था, तब AQI कम था। बट आप खुद चेक करो तो सोचो, हम लोगों को ही नहीं पता। क्यों? अब आप बोलोगे अरे लेकिन नोएडा तो इधर है, ये है। भाई साहब, भारत वॉज अलग। आपको पता है ना, दिल्ली को 6000 वर्ष पहले क्या बोलते थे? बताइए। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। और ऊपर जाते थे उसको क्या बोलते थे? एक गांव है आज भी उसी नाम पे,
हस्तिनापुर अगर आप हाँ, जाएंगे, हस्तिनापुर आज भी है। तो नाम अलग थे, इट्स जस्ट दैट बिकॉज नाम अलग थे हमको समझ में ही नहीं आता है। अब आप बोलोगे श्रीलंका, जस्ट बिकॉज अदर कंटेक्स्ट आया, बोले यार श्रीलंका है, श्रीलंका तो वैसा नहीं लगता, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ते हैं, तो वाल्मीकि जी की रामायण में पढ़ने के बाद आपको ये पता लगेगा कि जब डिसाइड हो रहा था कि वानर सेना में से जामवंत जी बोल रहे थे कि कौन कूद के जा सकता है वहाँ पे, तो सबसे जब पूछा जा रहा था ना, तो सबने एक एक ने कहा, किसी ने कहा कि मैं सिर्फ 20 योजन जा पाऊंगा, किसी ने कहा ये कहा, केवल हनुमान जी थे जिनका ये था कि भाई 100 योजन जाके आ भी सकते हैं, बिकॉज ही हैड दैट स्ट्रेंथ, ही हैड दैट कैपेसिटी, ही हैड द सुपर पावर। ठीक है, तो अब आप बोलोगे लेकिन हम उस हिसाब से अब अगर नापते हैं तो श्रीलंका, तो भाई साइंस में हमने ये भी तो पढ़ा है कि आइलैंड्स धीरे धीरे शिफ्ट भी होते हैं ओवर सो मेनी एजेस, और हम बात करें 14,000 ईयर्स बैक, तो काफ़ी सारी चेंजेस है। लेकिन इसका प्रूफ आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि जब आप वाल्मीकि जी के रामायण पढ़ते हैं उसके साथ अब जब सुंदरकांड पढ़ते हैं प्रॉपर वाला हनुमान जी का, तो उसमें एक जगह पर लेख है कि जब हनुमान जी वहाँ पे पहुँचे हैं लंका, तो उनने पहली बार क्या देखा, उन्होंने देखा 4 ट्रंक वाले हाथी प्रोटेक्ट कर रहे हैं लंका को। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे 4 ट्रंक वाले हाथी तो 1.5 मिलियन ईयर्स अगो थे, मतलब आइस एज के टाइम पे, तो इधर कैसे गए, क्योंकि लोगों ने एक प्रॉब्लम कर दी ना, उन्होंने ये देखा 1.5 मिलियन ईयर्स अगो थे, लेकिन एक्सटिंक्ट कब हुए, 11,000 ईयर्स बैक, और रामायण कब हुई थी, 14,000 ईयर्स बैक। तो देयर वाज अ हाई पॉसिबिलिटी वो चीज़ थी। एक्चुअल में आप वर्णन देखते हैं तो बेसिकली जो हनुमान जी को जिसने अटैक किया था, वो एक तरीके से आप देखेंगे तो ह्यूज काइंड ऑफ एनिमल प्रोटेक्टर था। तो भाई वो सारी चीज़ें तो हैं हमारे इसमें। जब गुजरात में एक्सकवेशन किया गया, हमारे देश वाले तो पहले से ही बोलते थे कि सबसे बड़े सांप हमारे इधर ही थे, सरपेंट सबसे ज़्यादा मानने को तैयार नहीं। वो यूट्यूब पे सबने चला दिया टाइटेनोबोआ, सबसे बड़ा टाइटेनोबोआ मिल गया ना, वासुकी जी का एक मतलब वो वाले वासुकी नहीं है बट एक फॉसिल मिला हमारे ही देश में गुजरात में आज से 2-3 साल पहले, और उसका नाम दिया गया वासुकी इग्निस या ऐसा करके कुछ दिया गया साइंटिफिक लेकिन नेम, मिला है, मिल गया, और वो 50-60 फीट है। तो अब कैसे मिल गया हमको 50-60 फीट का? अभी तक हमको लग रहा था एनाकोंडा ही बड़ा है, टाइटेनोबोआ बड़ा है, हमारे इधर मिल गया ना। प्रॉब्लम क्या है, एक जन ने ये बहुत अच्छा बोला था, यूएस में या यूके में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला था कि इंडिया की विरासत इतनी अच्छी है बट सैडली 90% इंडिया की आर्कियोलॉजिकल खुदाई हुई ही नहीं है। अगर हम करने बैठे, वरना आप सोचो ना, मेरठ के साइड में जाते हो, 5,000 वर्ष पुराना एक रथ मिलता है आपको, वॉरियर चैरिट, फिरंगी आके बोलता है कि भाई ये 5 से 6,000 साल पुराना, और 5-6 हज़ार साल पहले क्या हुआ था, महाभारत, 6 से 7 हज़ार उसके आसपास। फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाते हो तो आपको बड़े बड़े भाले तलवार मिल रहे हैं, ये कहाँ से मिल रहे हैं? तो ये सब प्रूफ कर रहा है। 1963 में गुजरात में एक एक्सपेडिशन होता है जिसमें कि काफ़ी सारे स्कूबा डाइवर्स को नीचे भेजा जाता है। वो नीचे जाते तो क्या देखते हैं, एक नगरी देखते हैं, ये द्वारका नगरी थी, और वो एग्जैक्ट मैच कर रही है कि भाई हाँ द्वारका नगरी ये थी, और हमारे थ्योरी में है कि वो डूब गई है। अब क्या होता है, इसी चीज़ को अगर फॉरेनर्स जाके बोलते हैं तो हाँ भाई ये अटलांटिस है, अरे भाई ये सब हमारी ही चीज़ें लेके सनातन वाली इन लोगों ने जाके अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिए। अभी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप ग्रीक फिलोसफी देखते हैं, उनकी माइथोलॉजी है, क्योंकि उनने हमसे लिया हुआ है, वो बोलते हैं कि हमारे जो एक देवता हैं वो हर जगह बारिश करवा देते हैं, और वो सबसे बड़े भगवान के बेटे हैं, और उनके 2 भाई हैं। हमारे इधर ब्रह्मा जी के बेटे इंद्र जी के 2 भाई, और वो बारिश और ये सारा बाढ़ और ये सारी चीज़ें करवाते हैं। वो सेम चीज़ वो उधर कहते हैं कि जो डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड है वो सरपेंट्स के राजा हैं, शिव जी। हम तो पहले से ही कहते हैं वो डिस्ट्रॉयर है। आप डार्विन की थ्योरी देखिए, डार्विन की थ्योरी बोलती है इवोल्यूशन, द इवोल्यूशन थ्योरी, वो भी हमसे ही कॉपी किए गए। सिंपल सा है, विष्णु जी के अवतार कितने, 10 अवतार, ठीक है। अगर आप देखो डार्विन क्या कहता है, डार्विन कहता है कि पहला जो एनिमल आया या जो भी क्रीचर आया वो पानी में रहता था। हमारे इधर पहला था मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार फिश अवतार था। फिर दूसरा डार्विन क्या बोलता है, अब पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, तो दूसरा अवतार हम लोगों का कौन सा था, अगर आप देखोगे तो कुर्म अवतार, जिसको टॉर्टोइस बोलते हैं, जो आपने समुद्र मंथन में नीचे देखा था, वो कुर्म अवतार। तीसरा डार्विन बोला, बोले अब प्रॉपर एक मैमल बन गया, वो धरती पे जाता था और गड्ढे भी खोदता था। हमारे इधर वरा अवतार हो गए, वरा अवतार धरती वाले हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एनिमल और ह्यूमन का मिक्सचर आने लग गया, थोड़ा थोड़ा एनिमल इवॉल्व हो रहा था, हमारे इधर नरसिम्हा अवतार आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ड्राफ्ट्स आने लगे, छोटे छोटे लोग बनने लगे, हमारे इधर वामन अवतार आ गया। फिर उन्होंने कहा लोगों ने एग्रीकल्चर सीखा और वॉरियरशिप सीख ली, हमारे इधर परशुराम अवतार आए थे उसी टाइम पे। फिर उसने डार्विन की थ्योरी ने कहा कि भाई उसके बाद नॉर्मल ह्यूमन, डार्विन भी इधर ही रुक गया, उसके बाद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आए, हमारे इधर श्री राम जी का अवतार, जिन्होंने सबको करुणा सिखाया, जिसने प्रेम सिखाया, सब दिखाया। वो डार्विन तक इधर रुक गया, उसने ये तक नहीं बताया कि कृष्ण अवतार हुए
कुछ लोग बोलते हैं बुद्ध अवतार या बलराम अवतार, ये लोगों की अपनी खुद की आस्था पे, और फाइनल कल की अवतार। तो हमारी थ्योरी तो पहले से सब प्रेडिक्ट कर चुकी है, इट्स जस्ट दैट हम लोग बिलीव ही नहीं हम करते। नहीं बिलीव करते, वो जब तक फॉरेनर्स उस पर थप्पा नहीं लगाएंगे तो हम मानेंगे नहीं। एग्जैक्टली। आप फ्लाइट्स का देख ले, विमान शास्त्र 4200 ईयर्स पहले जब फाइनली इसके अंश मिलने लग गए, विमान शास्त्र लिखा द्रोणाचार्य जी ने। द्रोणाचार्य जी कौन हो गए? द्रोणाचार्य जी हो गए पिताजी ऑफ अश्वत्थामा, और वो गुरु थे पांडवों के भी, क्योंकि उन्होंने उनको सारा आर्म्स और ये सारी चीज़ें सिखाई थी, एंड कौरव की तरफ से युद्ध लड़े थे, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द मॉरल डिलेमा, जो पॉलिटिकल डिलेमा हो गया था। लेकिन आप खुद देखिए ना, विमान शास्त्र में ऑलरेडी पहले से बताया हुआ था कि फ्लाइट्स और प्लेन्स और रॉकेट्स कैसे बनेंगे। और इंटरेस्टिंग बात है, हम लोगों को आज भी लगता है फिरंगियों ने सबसे पहले प्लेन बनाया, राइट ब्रदर्स ने, जबकि हमारे इधर महाराष्ट्र में तलपड़े जी हैं, लोग पूरा नाम कमेंट्स में बताएंगे, पूरे उन्होंने पहले से ये चीज़ बनाई थी। बस प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो फ्लाइट उड़ा हुआ था, वो पहले जो उड़ा था वो ऑलमोस्ट एक तरीके से समझिए 15-20 माले की बिल्डिंग जितना ऊपर उड़ गया था, बट दैट इटसेल्फ वाज सिग्निफिकेंट। सोचिए, हमने बनाया हुआ था। सर वैसे तो हम लोग जब रामायण की बात करते हैं तो पुष्पक विमान हमने कब से सब हो चुका है भाई, सब हो चुका है। वो, बट हम लोग मतलब मोस्टली लोग जो है इसको इमेजिनेशन मानते हैं कि ऐसा कुछ थोड़ा ना हो सकता है। बट अब आप बताओ ना, अब तो एविडेंस मिल रहे हैं हाँ। ना, एंड मेरी आग्रह रहेगी कि जितने आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो इसमें इंटरेस्टेड, आप जाके सर्च कीजिए ना, आप जान के हैरान हो जाएगा हमारे देश में कितनी सारी चीज़ें हैं। आप खुद बताओ, हाउ डू यू एक्सप्लेन साइंटिफिकली अमरनाथ की जो गुफा रहती है 6 महीने बर्फ़ में रहती है, 6 महीने बर्फ़ के बाहर, और आप वो सोचो वहाँ पर इंटरेस्टिंगली 2 पिजन्स दिखे थे 1923 में, फर्स्ट टाइम दिखे थे 2 वाइट पिजन्स। सेम पिजन्स दिखे थे 1970 में, और सेम पिजन 2013 में दिखे। ये कैसे पॉसिबल होता है? तो ऑक्सीजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे पुराणों में, शिव पुराण में बताया गया है कि अमरनाथ गुफा की मेन स्पेशलिटी ये थी कि महादेव, देवादिदेव महादेव शिव जी, वो जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पर उन्होंने अमृतत्व का सीक्रेट बताया था माता सती को, जिनको हम पार्वती माँ भी कहते हैं। तो वो जब जा रहे थे, वो मेक श्योर करना चाहते थे कि मैं सिर्फ इन्हीं को बताऊं और किसी को ना बताऊं, तो उन्होंने अपने कंठ से वासुकी जी को हटाया। आज भी लोग कहते हैं कि उस तरफ जो लेक है वहाँ पर उनकी परछाई दिखती है वासुकी जी की। फिर उन्होंने एक एक जगह पे नंदी को छोड़ा और वो लेके गए, बट उस गुफा में उस समय पे जब वो अमृतत्व के बारे में बता रहे थे, 2 पिजन्स थे, और वो दोनों वाइट पिजन्स ने ये चीज़ सुन ली। एंड वो पिजन्स पाए अभी भी देखे जाते हैं। तो अब वो कहाँ से दिख रहे हैं? इंटरेस्टिंग। सो द पॉइंट इज कि काफ़ी आप ज्वाला देवी मंदिर जाइए, आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 24/7 इतने सालों तक वो ज्वाला जल कैसे रही है। एग्जैक्टली। ओएनजीसी ने एक समय पे अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को भेजा, एम्प्लॉयज़ इन द सेंस उनके साइंटिफिक टीम को भेजा था ये पता करने के लिए, देखो कहीं पे गैस लीक होगी, कहीं पे पाइप है, कुछ नहीं मिला। तो ये कैसे हो रहा है? आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका भी कोई आपके पास उत्तर नहीं मिलेगा कि भाई हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो इतनी सारी चीज़ें, केदारनाथ आप देखिए, हम लोगों के जो सीमेंट होते हैं वो 70 ईयर्स की वैलिडिटी रहती है। केदारनाथ में कोई सीमेंट नहीं लगा, इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है, 400 साल तक वो बर्फ़ के अंदर था केदारनाथ का मंदिर, बट स्टिल। और याद रखिए 2013 में जब बाढ़ आई थी, उस समय पे क्या हुआ था? उस समय हर जगह त्राही त्राही मची थी। एक अचानक से एक शिला 5 किलोमीटर जो दूर से 1000 टन का अचानक से आके महादेव के सामने टिक जाता है, मंदिर को कुछ नहीं होता है। उसको भीमशिला लोगों ने नाम दिया कि भीम की शक्ति ने कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया इस चीज़ को। बट आप सोचिए ये कहाँ से हो रहा है? साइंस क्या एग्जाम्पल देगा? हाँ, दिस इज मिरेकल। एब्सोल्यूट। तो हमको जो समझ में नहीं आता हम मिरेकल बोलते हैं, बट ये बहुत सुप्रीम चीज़ें हैं, ये हमारे सोच के परे रहती हैं। एब्सोल्युटली। जैसे आपने बताया था, अपन ने ऑफ कैमरा बात करी थी, आप जब नीम करोली बाबा आश्रम होके आए हैं या महाअवतार बाबा जी के केव पे गए, कोई तो रीज़न होगा क्यों रजनीकांत जैसे बड़े सुपरस्टार महाअवतार बाबा जी को मान रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि कुछ संत लोगों का ये कहना है कि एक 10,000 वर्ष पुरानी एक पायस सोल है जो दिखते 25 ईयर ओल्ड के हैं और वो उनको दिखते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाती है? मिथ्या और सच्चाई में ये डिफरेंस हो जाती है जब झूठ में आके लोग बहुत जगह पर ये चीज़ बोलते हैं कि मैंने भी बाबा जी को देखा, मैंने भी बाबा जी को देखा। उस चक्कर में लोगों की श्रद्धा वीक हो जाती है। अभी जैसे आपने बोला कि मैंने भी देखा, तो अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले अश्वत्थामा की बात करी थी, सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अश्वत्थामा जिंदा है या नहीं, क्योंकि इतने सारे वीडियोस में अब आ जाता है कि मैंने देखा, मैंने वहाँ देखा। देखिए, मैं इसको कहूँगा कि एविडेंसेस तो बहुत सारे दिए गए हैं, पर मैं रिलायबल एविडेंस की बात करूँगा। हमारे देश के एक बहुत बड़े राजा थे पृथ्वीराज चौहान जी। पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने खुद की जीवनी अपनी किताब में लिखा है कि एक बार वो जंगल में जा रहे थे और उनको ना, देखिए उस समय पे जो राजा लोग रहते थे वो सिर्फ ऐसा नहीं रहते थे कि उनको सिर्फ प्रजा को बचाना है, वो मल्टीफेसेट रहते थे। उनको आयुर्वेद के बारे में पता रहता था, मेडिसिनल प्लांट्स पता रहता था, उनको जजमेंट के बारे में पता रहता था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता, सबका एक उनका पूरा उनका कोर्स बहुत अच्छा होता था। आजकल सब्जेक्ट थोड़े ऐसे वैसे हो गए बट उनके बढ़िया रहते थे। तो उनको जो था, तो उन्होंने एक बार बताया है, उनके उसी में मेंशन है कि एक बार मैं जंगल में जा रहा था तो उस समय पर मेरे को करीब 8-8.5 फीट के कोई एक व्यक्ति दिखे जो हर जगह से रक्त निकल रहा था और उनके इधर माथे पे कुछ नहीं था। और उन्होंने जब पूछा कि आप अश्वत्थामा है, क्योंकि उन्होंने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में इनको बताया था, तो उन्हें कहा था हाँ है।
तो आप सोचिए पृथ्वीराज चौहान जी ये ने written है? रिटर्न है, आप लोग चेक कर सकते हैं, आप जाके वो टेक्स्ट ढूंढिए। इसके अलावा कानपुर में एक मंदिर है, ऐसा कहा जाता है, वहाँ की लोकल मान्यता है कि आज भी रोज़ सुबह 4 बजे के आसपास आपको दिखेगा वहाँ पे जल अभिषेक हुआ हुआ है। बेल के पत्ते हैं, क्योंकि शिव जी को आपको पता ही होगा बेल के पत्र चढ़ाए जाते हैं। तो वहाँ पर कहा जाता है कि अश्वत्थामा भी रोज़ आते हैं, और पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वो जो मंदिर है कानपुर का वो भी बनाया द्रोणाचार्य जी ने, और द्रोणाचार्य जी हैं अश्वत्थामा जी के फादर, तो वो भी पॉसिबल है। एक और किस्सा हुआ था जिसमें एक डॉक्टर ने बताया था गांव में उनके पास एक पेशेंट आए, वो लेटे हुए थे, हर जगह से खून बह रहा था, वो ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे बट वो ट्रीट नहीं हो रहे थे, और उन डॉक्टर को हमेशा डाउट ये होता था कि इतना लंबा कैसे कोई इंसान है, बट डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। बट फिर उन्होंने देखा कि माथे में ऐसा लग रहा है इधर कुछ हॉलो है। जब उनने पूछा आप अश्वत्थामा, उन्होंने बोला हाँ, और वो उस पल गायब हो गए। उन्होंने जैसे पल के झपकी वो वहाँ से गायब हो गए। सो आई थिंक अश्वत्थामा सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिखते हैं, मे बी अपने यार विल पावर से। मुझे ना पावर नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जब तक हम प्योर सोल्स नहीं है ना, हम लोग नहीं है, लेट्स एक्सेप्ट इट। हम लोग ना बहुत बड़े हिपोक्रेट्स हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, मैं तो हाँ जी, सबको सब बोल है रहा हूँ। सर। क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं प्योर सोल है, कहाँ से प्योर सोल है? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हम सब पाप कर रहे हैं, अनजाने में भले ही कर रहे हैं। हमारे घर पे मान लीजिए कोई गेस्ट कल आने वाले हैं और हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं, बिल्कुल परेशान है, हम क्या करेंगे? हम फ़ोन में झूठ बोल देंगे, अरे कल तो हम है ही नहीं यार, परसों आ जाना। इससे किसी का हानि नहीं हो रहा, लेकिन झूठ तो बोल दिया ना। तो आज के समय पे हम सत्योग वाली एक्सपेक्टेशन तो रख ही नहीं सकते कि एकदम सब कुछ अच्छा ही है, ये है। अभी सोचिए कि आपकी किसी फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड हमेशा आपको पार्टी बुलाती है, एक दो बार चले गए, लेकिन आपको मज़ा नहीं आता है। तीसरी बार वो भले ही बुला रही है, आप सीधे मुंह पे तो नहीं बताएंगे मेरे को तेरे साथ मज़ा नहीं आता यार, मैं इसलिए नहीं आऊँगी, आप बोल नहीं सकते, आप कुछ और घुमाओगे, बहाना। बहाना करोगे। तो घूम फिर के मुझे ऐसा लगता है, इसलिए वो कहते हैं जो शंभाला वाली जगह भी हो गई, या काफ़ी लोग बोलते हैं कि कैलाश में भी ऐसी कुछ जगह हैं, ये सारी। जैसे सर अश्वत्थामा से रिलेटेड एक रियल इंसिडेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। मैं बताती हूँ। हाँ सर आपको पायलट बाबा के बारे में पता है? हाँ हाँ तो सर पायलट बाबा ने अपनी बुक मिस्ट्रीज ऑफ हिमालयाज में लिखा था कि वो हिमालय के दौरे पर निकले थे। तो वहाँ पे जंगल था, तो जैसे जैसे बढ़ रहे थे तो जंगल भी घना हो रहा था। तो जब वो आगे बढ़े तो सर कुछ जैसे आदिवासी टाइप के कुछ लोग होते हैं ना, तो वो आए बहुत सारे काइंड ऑफ, और उनको लेकर चले गए। तो वो ना जंगल के बीच में लेके गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो लोग ना शिव जी की पूजा कर रहे थे, और वहाँ पर शिव जी का मंदिर भी था बहुत बड़ा। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि शिव जी की पूजा करने के बाद उन्होंने एक आदमी को देखा वहाँ पर, जो मतलब उसके शरीर बहुत ज़्यादा ऐसा हो रखा था, एंड उसके सर पर कुछ चमक रहा था। फिर इन्होंने कुछ ना कुछ करके उसके पास गए और उससे पूछा कि आप अश्वत्थामा हो? तो उन्होंने बोला हाँ मैं अश्वत्थामा हूँ। तो ये इन्होंने अपने बुक में लिखा है। आप ये चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, आप ये एक चीज़ देखिए कि मेनली क्या हो रहा है कि जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को दिखे हैं, कुछ नहीं मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होगी, जस्ट बिकॉज हमने देखा नहीं है तो हम स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ चीज़ें हमें अनुभव करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। मैं अपना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं रोज़ सुबह जैसे मेडिटेशन करता हूँ, अपना एक अलग फॉर्म का एक मेडिटेशन करता हूँ। तो मैं तो नॉर्मल अपने हिसाब से कि भाई आजकल इतना दुनिया भर का काम रहता है, ये सब रहता है, तो मैं तो उसके लिए करता था। बट मैं कभी कभी जैसे आश्रम जाता हूँ, फॉर एग्जांपल आज भी हम लोगों के पॉडकास्ट के बाद 2 दिन बाद मैं एक साइलेंट रिट्रीट पे चले जाऊँगा 3-4 दिन के लिए। हाँ, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जैसे एक किस्सा था वो मैंने एक जगह पे बताया, पर मैं एक और किस्सा बताता हूँ कि अब आई डोंट नो वो क्या है, कुछ लोग इसको कहेंगे पावर आ गई, ये आ गई। तो मैं बात करते करते मैंने अचानक से मेरी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया, और मैंने उसको फ़ोन मतलब ध्यान करते करते फिर ध्यान से उठा, फिर फ़ोन लगाया, और मैंने उसको बस ऐसे ही रैंडमली बोला कि भाई यार लौकी बाद में बनाना। हमने आज तक कभी लौकी की बात नहीं करी। शी वॉज शॉक्ड, बोले यार तुमको कैसे पता मैं लौकी बना रही हूँ? मैंने बोला पता नहीं, मन में आया तो मैंने कह दिया। उसके बाद अब इंटरेस्टिंग, अब ये क्या होता है कि हम लोग ना कॉन्शियसली कुछ चीज़ें नोटिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में दिन में 50,000 थॉट चल रहे हैं, हम शायद कर नहीं पा रहे हैं। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। और एक चीज़ हो गई, उसके 1-2 दिन बाद मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, हमारी आज तक कुछ बात उस रिगार्ड में नहीं हुई। तो उसने बोला अरे पता, डू यू नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे? मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, जॉब लग गई ना। तो बोले तुझे कैसे पता? एंड ये कहीं हमारे कंटेक्स्ट में भी नहीं था कहीं से। बोले तुमको कैसे पता? तो पॉइंट ये हो रहा है कि फिर अब मैं जब कॉन्शियसली सोचता हूँ कि कुछ चीज़ें करके, कुछ प्रैक्टिसेस करके, अगर मैं 0.01% अगर मैं खुद फील कर पा रहा हूँ कूफ में। चलो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक बात बताइए कि शिव जी कहाँ पे रहते हैं? कैलाश, ठीक है। कैलाश किधर हो गया? नॉर्थ में हो गया, ठीक है। अब नोटिस करना, कैलाश अगर नॉर्थ में हो गया तो क्या हो गया, जब शिव जी, हमारे एंसेस्टर्स का दिमाग देखना, शिव जी जब ऊपर थे, शिव जी उनकी फैमिली में कौन मेन हो गए? गणेश जी हो गए, कार्तिकेय हो गए, और माँ शक्ति, देवी माँ, ठीक है।
वैसे शिव जी की और एक बेटी भी थी, सपुत्री भी थी। हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है, नाम सब कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो आपको भी नहीं पता था? नहीं। देखा, यही चीज़ है, बट कोई बात नहीं। तो उनकी एक और बेटी भी थी। तो मेन चीज़ ये हुई कि असुर लोगों को क्या हुआ, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे, तो वो शिव जी को बहुत मानते थे और असुर लोग भी मानते थे, क्योंकि असुर लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। विष्णु जी से एंटी हो जाती थी उनकी, और बाकी, भोलेनाथ भोले है ना। हाँ भोलेनाथ भोले हैं, तो उनसे जाके वो मांगते थे तो वो वरदान मिलता था। तो शिव जी की सबसे बढ़िया बात है, वो डिस्पैरिटी नहीं करते हैं। भाई तुम्हारे साथ भी हो, तुम्हारे साथ भी हो, भोले बाबा हैं, सब सबके साथ हैं। तो और उस चक्कर में वरदान भी बहुत दे देते। 47 बड़े असुरों को वरदान दे चुके थे। फिर बाद में विष्णु जी को नए नए अवतार लेके सफाया करना पड़ता आजकल तो था। बड़ी रील्स हाँ, मीम्स चल रहे हैं इसके। बिल्कुल। तो अब आप देखो, तो दैत्यगुरु शुक्राचार्य बोले भैया नॉर्थ वाला बेल्ट को अपन को छूना नहीं है, हमारे भोलेनाथ है, बाकी एरिया परेशान करते, एकदम दूर चले जाते। तो साउथ में परेशान करने लग गए। जब साउथ में पहले परेशान करने लगे, तब तक शिवजी अकेले थे। तो फिर शिवजी के ऊपर कंपल्शन बन गया कि भाई अब शादी करनी पड़ेगी। वो वैरागी थे, तो क्यों, क्योंकि कार्तिकेय का जन्म करना था। तो फिर उन्होंने कार्तिकेय को बनाया वॉरियर लीडर इंद्र का, कि जाओ अब साउथ के, क्योंकि साउथ में एक बहुत बड़ा विलन आ गया था, राक्षस आ गया था, उनका डेथ करने के लिए। तो साउथ और नॉर्थ संभल गए। फिर राक्षसों ने बोला भैया 2 एरिया तो चले गए, इधर तो कुछ काम नहीं बन रही, तो चलो वेस्ट चले जाते हैं, महाराष्ट्र महाराष्ट्र एरिया चले जाते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि बोले गणपति जी जाओ आप देखो इस चीज़ पे। फिर वो वाला, अब असुरों के पास कोई जगह ही नहीं बची, तो ईस्ट बची, बंगाल साइड, उड़ीसा साइड, असम साइड, ये सारे साइड। तो इधर बोले क्या, देवी जी जाओ। आप देखो हमारे एंसेस्टर्स की खासियत, सबसे प्रमुख शिव मंदिर नॉर्थ में, सबसे प्रमुख मुरुगन मंदिर साउथ में, सबसे प्रमुख गणपति मंदिर वेस्ट में, और सबसे ज़्यादा देवी मंदिर ईस्ट में, हाँ राइट। प्रोमिनेंट। शिव जी की बात करिए तो मैं यहीं से बात ले जाना चाहती हूँ कैलाश पर्वत पर। सर, ये जो जगह है मिस्ट्री से भरी हुई है और बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पोर्टल है दूसरी दुनिया का, क्या है सर? सो देखिए, पहले इंटरेस्टिंग बात है कि कैलाश की हाइट ऑलमोस्ट 6683 मीटर्स होती है, अगर हम इस वाले एरिया की बात करते हैं। अब ये कहा जाता है कि इससे भी ज़्यादा बड़े 100 और माउंटेन्स है वर्ल्ड में। एवरेस्ट तक लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं पूरी तरीके से चढ़ पाए, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्वियसली अब तो बैन लग गया, बट इसके पहले भी इतने सालों से क्यों नहीं चढ़ पाए, ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये उठता है कि जितने लोग उसके थोड़े समीप जा पाएँ, जैसे कुछ ट्रैक्स होते हैं कुछ एरियाज तक, जहाँ तक वहाँ पर जा पाएँ, तो उन लोगों को बहुत बार रात्रि के समय पर डमरू की आवाज़ आई है, बहुत बार उनको अलग अलग आवाज़ आई है, कुछ को संस्कृत के उच्चारणों की आवाज़ आई है। ये दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तीसरी चीज़ है, ये एकमात्र जगह है जहाँ पर दोनों सागरों का निवास है और दोनों एकदम अपोजिट है। वहाँ पर आपको एक राक्षस ताल भी मिलता है और एक मानसरोवर भी मिलता है। दोनों का पानी का कलर भी अलग है, पानी का टेस्ट भी अलग है। एक है राक्षस ताल, राक्षस ताल में कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ना मछली रह सकती है ना कोई और चीज़ रह सकती है। क्यों? इट इज़ सो सॉल्टी, ज़्यादा सॉल्टी है, उसके अंदर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। वहीं पे मानसरोवर का पानी इतना स्वच्छ है, इतना शुद्ध है कि उसको बिल्कुल नमो नमो किया जाता है। इनको कहता है देवताओं का कुंड कहा जाता है, इसको राक्षसों का कुंड कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने अपनी तपस्या मानसरोवर के भी नहीं, राक्षस ताल में करी हुई थी वहाँ पे। तो ये एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, और एक चीज़ निकलती है। तीसरी चीज़ जो आप पोर्टल्स की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि जब ह्यूमंस के पास शब्द नहीं होते, वर्ड्स नहीं होते, तो हमारे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम ये चीज़ बोल देते हैं। ऑल्दो ये माना जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि भाई हमको यूएफओ एक्टिविटीज़ दिखी हैं, हमें बहुत सारे एलियन टाइप एक्टिविटीज़ दिखी है, हमको ऑब्स दिखे हैं, हमको ऑब्स मतलब गोल गोल तरह की चीज़ें दिखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोशनी देती हैं और वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें कही गई हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें हो सकती है, पहला हॉलिसिनेशन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का, दूसरा ये सही में वहाँ पर ये वाली चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि कैलाश इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग मिस्ट्री। ऐसा भी माना जाता है कि लास्ट जिन लोगों ने एक्सपेडिशन करने की कोशिश करी थी, वो नीचे आते ही उनके 2 वर्ष के अंदर मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनकी एज ट्रिपल रेट से बढ़ने लग गई थी, नेल्स बढ़ने लग गए थे, बाल बढ़ने लग गए थे। समय अलग तरीके से चलता है। देखिए हम लोग ना इसको मूवी की तरफ से समझते हैं। इंटरस्टेलर नाम की एक मूवी थी। इंटरस्टेलर मूवी में क्या दिखाया जाता है कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, जो लड़का होता है, उसको दिखाया गया है कि भाई वही बंदा जिस एज से जिस स्पीड से एज कर रहा है, वो जब स्पेस ट्रैवल करता है, टाइम ट्रैवल करता है, ये सारी चीज़ें करता है, कहीं ना कहीं उसकी बेटी, जब वो वापस बेटी से मिलने आता है, वो उसी एज का रहता है, लेकिन उसकी बेटी ग्रेट ग्रैंड मदर बन गई होती है और बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टाइम जो होता है ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग जोन पे चलता है। एक संदर्भ में मैं अगेन हमारे सनातन धर्म के एक स्टोरी से बताता हूँ। तो हमारे इधर एम से एक राजा का नाम था, लोग कमेंट्स में बताएंगे, उनकी बेटी का नाम था रेवती, ठीक है। तो
क्या हो गया था कि वो राजा जब ढूंढ रहे थे कि अपनी बेटी के लिए मेरे को विवाह करवाना है, कोई एक अच्छा युवक मिले, तो कोई मिल नहीं रहा था। और माना जाता है कि ये वंशज थे ब्रह्मा जी के, तो इनके पास एक्सेस था ऊपर ब्रह्मलोक में जाने का। तो इनको कोई भी डिजर्विंग हस्बैंड जब नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने बोला चलो बेटी ब्रह्मा जी के पास ही चलते हैं, अब तो वही डिजर्विंग हस्बैंड तुम्हारे लिए दिलाएंगे, तो अपन चलते हैं। वो गए ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, बोले क्या हो गया? बोले देखिए अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि बेटी के लिए हम वर ढूंढ रहे हैं, वर कोई अच्छा मिल नहीं रहा, आप ढूंढिए। ब्रह्मा जी हंस दिए, बोले क्यों? तो बोले भाई साहब आप यहाँ पर जब तक आए हैं ना, ऑलरेडी काफ़ी युग बीत गए हैं, अब तो ना आपका साम्राज्य रहा होगा, ना लोग रहे होंगे, सब बदल गए होंगे, तो अब तो आपको ये मिल ही नहीं सकता। क्योंकि आप सोचो ये बात शुरू हुई थी सतयुग में, ठीक है, सतयुग खत्म हो चुका है, द्वापर तक आ चुके हैं, ठीक है। तो फिर बोले यार, बोले मैं जाके देखता हूँ। जाके देखे, पूरा साम्राज्य बदल गया, सब बोले अब कोई पहचानने को तैयार नहीं है, वेशभूषा बदल गई। फिर तो टेंशन में आ गए, बोले अब तो हमारा कुछ रहा भी नहीं है। तो बोले अब क्या? तो माना जाता है कि उन्होंने कन्विंस किया था कि अब बस एक ही तरीका, अगर आपको सही में डिजर्विंग वो चाहिए, तो आपको आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वैकुंठ से अभी अभी हमारे प्रभु ने एक नया अवतार लिया हुआ है, तो उनके जो भाई स्वरूप बलराम होंगे, आप जाके उनसे भेंट कीजिए और उनसे विवाह कीजिए। तो बलराम जी की उनसे विवाह करवाई गई थी। ये बेसिकली एक टाइम डायलेशन और इसका टाइम जोन का डिफरेंस का ये बताया गया। तो इस तरह की चीज़ें हमारे ग्रंथों में तो पहले से ही मेंशन की गई थी। माना जाता है कैलाश में भी ये चीज़ होती है। एंड सर कैलाश में भी काफ़ी आई थिंक पता नहीं एलियन एक्टिविटीज़ बोली जाती है कि बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ ऊपर से गिरता है मानसरोवर में एंड देन फिर ऊपर जाता है, कि शायद पता नहीं एलियंस वहाँ तो डुबकी लगाने आते हैं। ये अलग अलग गाथाएं अलग अलग लोग कहते हैं। लोगों का ये कहना है कि मानसरोवर में देवताओं का आना जाना चलता रहता है। अब कुछ साइंस के पैशनेट लोग ये कहते हैं कि नहीं, वहाँ से सैटेलाइट से उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारी यूएफओ एक्टिविटीज़ होती है। यूएफओ से एलियंस आते हैं, एलियंस मानसरोवर से अपने आप को रिचार्ज करते हैं, या तो उनका उधर बेस है, और फिर वहाँ से वो लोग ऊपर चले जाते हैं। अब देखिए हैरानी की बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा इस तरह के आइसोलेटेड एरियाज़ में ही एलियन एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को नोटिस किया गया है। आप खुद देखिए ना, सबसे ज़्यादा ही हम ये एक्टिविटीज़ की कहाँ बात करते हैं? सबसे ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं माउंट कैलाश पे। एक कोंगला पास है जो कि लेह लद्दाख में है। लेह लद्दाख में कहा जाता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूएफओ एक्टिविटीज़ देखी गई है। एक बार पे काफ़ी सारे जवानों ने नोटिस करा था 300 से ज़्यादा एक्टिविटीज़, बट फिर बाद में उस खबर को दबा दिया गया था ये बोल के कि ये तो वीनस प्लैनेट का रिफ्लेक्शन है। सर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, ये चीज़ें दवाई क्यों जाती हैं? या तो वो सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट को पता है कहीं ना कहीं, बट वो बाहर नहीं आने देना चाहते। दो चीज़ें हैं। पहली, मानव ब्रेन रेडी नहीं होता कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ के लिए, वो पैनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पहला तो वो है। दूसरा, ऑब्वियसली कोई भी अपने सीक्रेट्स हर जगह रिवील नहीं करना चाहता। जैसे एरिया 51 की अगर बात कर लें, तो 2022 के पहले तक तो यूएस कभी मानने को तैयार नहीं था। लोग 1960-70 से बोल रहे हैं कि तुम लोग कुछ तो काम कर रहे हो। रोजवेल इंसिडेंट हुआ था 1947 में, तब अचानक से आकाश में बहुत सारे लोगों ने देखा कि भाई आकाश में उड़ती हुई कुछ चीज़ दिखी, और वो क्रैश भी हुई। लोग उसके पास आए तो 2 डेड बॉडीज़ भी दिखी थी जो कि इस धरती के नहीं थे। लोगों ने हर जगह बात करी, पर पता है अगले बार जब ऑफिशियल्स आए, उन्होंने क्या बोला कि हम एक बलून का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बलून है। रोजवेल इंसिडेंट के बाद टिक टैक इंसिडेंट हुआ था जो कि यूएस सीनेट के ऊपर हुआ था। 30 मिनट तक लोगों ने आकाश में देखा कुछ घूमता हुआ, अचानक से गायब हो गया, उसको भी दबा दिया गया। क्योंकि बाद में 2022 में कांग्रेसमैन के सामने जाकर ये चीज़ कही गई कि बॉस हाँ, एरिया 51 होता है, ये एक्सेप्ट किया गया। तो सीआईए के लीक डॉक्यूमेंट्स पहले ही बता चुके थे, लोगों ने बता दिया था। और इन लोगों ने क्या बोला था कि इधर से पहले बोलते थे न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद बंद हो गया, लेकिन ये चीज़ मिली थी। आप खुद देखिए कि इसकी लोकेशन भी कैसे इन्होंने बना के रखी है एरिया 51 की। नवाडा डेजर्ट में अगर आप जाते हैं, 250 किलोमीटर तक ना पानी है, ना कोई गैस स्टेशन है, ना कुछ है। तो पहली बात एक्सेसिबिलिटी खत्म कर दी कि आप जा नहीं सकते हो। शूट एट साइड का ऑर्डर ये लोग दे देते कि एक एरिया के बाद अगर कोई देखो उसको शूट कर दो। लेकिन वहीं पर एक कांग्रेसमैन को एक जन ने फाइनली वहाँ से रिटायर होने के बाद बताया था कि वहाँ पर एक सेक्टर 4 है, वहाँ पर एक एलियन स्पीशीज़ का वो है, जे रॉड नाम है। वो लोग माउथ से बात नहीं करते, वो टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी से बात करते हैं। वो इनको हेल्प करता है इस तरह के वेपन्स बनाने के लिए यूएस को। उनके साथ एक ट्रीटी बनी हुई है, पीस ट्रीटी बनी हुई है एलियंस की यूएस के साथ, ताकि वो वेपन्स के साथ एडवांटेज रहे। और हमेशा ना यूएस की फितरत है, इनको डिफेंस और आर्म्स और उनकी सीक्रेसी हमेशा प्यारी है। ये हमेशा अपना सुपीरियरिटी बनाना चाहते हैं। अभी आप बिल्कुल ट्रम्प ताऊ को देखिए, जब देखो परेशान करते रहते हैं। तो आप ये देखिए, ये लोग अपनी सीक्रेसी हमेशा मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए ये लोग रिवील ही नहीं करना चाहते। सेम विथ एवरी गवर्नमेंट, कोई भी नहीं चाहता है कि हम इस चीज़ को, वरना आप याद रखिए अभी बीच में ये हुआ था, आज से 4-5 साल पहले अचानक से खबरें आई थी कि रशिया में
एंड लोगों को मिला है कि कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिली, एक लीक्ड इन्फॉर्मेशन मिली कि इन ईरानियन एंड इराकियन एरियाज वहाँ पर उन लोगों को बहुत समय बाद जहाँ से सैंड हटा तो उनको विमान जैसा स्ट्रक्चर मिला। अब विमान होते हमारे, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दूसरा लैंग्वेज है जो कि संस्कृत था, लेकिन इन लोगों ने इंडिया को बताने का सोचा ही नहीं कि भाई इंडियंस आगे ना निकल जाए इस चीज़ पे। इन लोगों ने 12 लोगों की ट्रूप भेजी थी, वो ट्रूप गायब हो गई। सो ये कैसे हुआ किसी को नहीं पता। कुछ लोग ये कह रहे हैं क्योंकि वो संस्कृत के पासवर्ड से प्रोटेक्टेड थी। देखिए आज ही हम जो कह रहे हैं ना, वो उस समय पे भी सारी चीज़ें थी। श्री राम जी जो बोल के एक मंत्र बोल के छोड़ते थे, वो पासवर्ड इनेबल्ड मिसाइल था। और संस्कृत में पासवर्ड बोलते थे, जब तक पासवर्ड नहीं बोलेगा वो छूटेगा नहीं। तो सिंपल सा है, वही वाली चीज़ थी। इसको अलग रूप में हम लोगों ने बोल दिया। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा सिविलाइजेशन वाइज वो थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब इवैक्यूएशन हुआ, जो मिला कि भाई 4-5 हज़ार वर्ष पुराना है, 4-5 हज़ार वर्ष पुराना है, वहाँ पे रेडिएशन मिला। रेडिएशन का हम लोग बोलते हैं कि मैडम क्यूरी ने रेडिएशन के बारे में बताया। उस समय के चीज़ों में रेडिएशन कहाँ से देखने लग गई भाई, ये सोचने की बात है। आप अगर स्टोन हेज करके एक एरिया है, आप इंग्लैंड में अगर जाते हैं तो स्टोन हेज करके एक एरिया है, वो बोलते हैं वो भी अलग पावरफुल है। तो पूरे दुनिया में सिर्फ 3 जगह है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसको कहा जाता है स्टोन हेज एक है, एक अपर हेज है जो कि पेरू के पास में है, और तीसरा है हमारे कसार देवी टेम्पल अल्मोड़ा के पास पे। कहा जाता है इधर इतनी एनर्जीज हैं जो कि और कहीं पर देखी नहीं गई हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि हम लोग जाके एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही लोगों को कुछ लोगों को कसार देवी टेम्पल के बारे में पता लगा तो लोग बोले हम जाके चेक करेंगे। चेक क्या करें, जाके सेल्फी खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और वो चीज़ वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद देखिए, मेरे को भी लगता है कि नीम करोली बाबा के पास जब ज़्यादा लोग नहीं जानते थे तब भीड़ कम रहती थी और तब लोग एक्चुअल में एक्सपीरियंस करने जाते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी भीड़ के मन में श्रद्धा है ही नहीं। मतलब मैं हैरान था कि मैं एक बार बीच में जब गया था तो आगे मैं देख रहा हूँ सामने में 2 जन लड़ रहे हैं, माँ बहन की गाली चल रही है। मैंने बोला ये भाई भगवान के मतलब आप किस श्रद्धा से आए हो, आप सोचो आप किस माइंडसेट से आओ और आप क्या कर रहे हो। तो वो तो क्लियर दिख रहा है। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट दिस, और ये हम जो बात करें एलियंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, इसके ना अलग अलग लोगों ने नाम अलग अलग दिए हुए हैं, चीज़ें होती सेम है। फॉर एग्जाम्पल अनुनाकी नाम दिया गया है कि 4.5 लाख वर्ष पहले अनुनाकी समाज के एलियंस आए थे हमारे धरती पे। वो क्यों आए थे? क्योंकि उनका एक प्लैनेट था निबियस करके, तो उस प्लैनेट में खतरा मंडरा रहा था। खतरा क्यों मंडरा रहा था? बिकॉज वहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैल रहा था। उनकी साइंस ने ये निकाला था कि अगर गोल्ड को पार्टिकुलेट करके इधर फेंका जाए, मतलब गोल्ड का डस्ट शावर करवाया जाए, तो गोल्ड उसको ऑब्जर्व कर लेगा, तो उसके चक्कर में वहाँ के लोग बच जाएंगे। तो इसलिए अनुनाकी वाले कहते हैं इजिप्ट है। इजिप्ट में उन लोगों ने डीएनए चेंज करके होमोसेपियंस बनाए। होमोसेपियंस ताकि उनकी मेहनत करें, मतलब इंसान उनके लिए हमाली करें, और वो लोग उनको सोना निकाल के दें और ये लोग सोना से जाके उधर वो चीज़ करें। अब इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जब उनका काम खत्म हो गया था तो अनुनाकी के टेक्स्ट, सुमेरियन टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, सुमेरियन एंड मायन टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है। सुमेरियन टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि जब उनका काम खत्म हो गया तो उन लोगों ने क्या कहा, उनके जो मेजर देवी देवता थे उन लोगों ने बोला एक काम करते हैं, इनका काम खत्म हो गया, अब वापस पूरी धरती को डिस्ट्रॉय मतलब कर देते हैं, इसको बंजर पड़े रहने देते हैं, एक बहुत बड़ा बाढ़ ले आते हैं, उस बाढ़ से सब डूब जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक देवता थे उनके, बहुत स्ट्रांग देवता थे, वो चाहते थे कि नहीं मानवता यहाँ से बढ़े। तो वो कहा जाता है उनके टेक्स्ट में कि उन देवता ने आके जो सबसे इंटेलिजेंट उस समय पे एक व्यक्ति थे उनको जाके कहा कि तुम सिलेक्टेड कुछ लोगों को बचाओ, एक नाव में मैं एक मछली का रूप लेके आऊँगा तुमको बचाने के लिए। हमारे 10 अवतार में तो सेम चीज़ कही गई है। अगर आप देखेंगे विष्णु पुराण में कि विष्णु जी एक वो लेके आए, एक ऋषि के पहले कलश में आए थे, फिर उनका साइज बढ़ता गया, फिर उसके बाद उन्होंने उन चीज़ को, फिर अनुनाकी में भी सेम चीज़ कही गई है कि फिर वहाँ पर भी एक डिस्ट्रॉयर थे, हमारे इधर शिव जी थे कि भाई वो डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर वाली चीज़ है। तो आप देखोगे घूम फिर के सबके वर्जन वही है, घूम फिर के वही चीज़ है, बट सबका बताने का तरीका अलग है, सबके बोलने का तरीका अलग है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाभारत फिर हमारे इधर ही क्यों हुई है। हम ये नहीं देखते हैं कि जब हम वेद व्यास जी की महाभारत देखते हैं, उसको थोड़ा सा जियोग्राफिकली डिकोड करते हैं, तो हमको ये भी समझ में आता है कि उस समय पे इधर पार्टिसिपेट करने के लिए ईरान के भी लोग थे, अफगानी लोग भी थे, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका से भी लोग थे। अब साउथ अफ्रीका से स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स आए थे और कहा जाता तो बहुत लंबे लंबे हट्टे कट्टे आए थे। आज भी हमको उसका अंश दिखता है। आज भी हम जब साउथ अफ्रीकन की बात करते हैं तो हम नहीं कहते उनकी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग रहती
रहती है, जबकि गरीब होने के बावजूद उनकी बॉडी स्ट्रांग रहती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका हाई रहता है और वो अलग दिखते हैं। तो माना जाता है कि जो घटोगच अपनी फौज एक थोड़ी सी बना के हल्की फुल्की लेके आए थे, जो बिल्कुल जाइंट थे, वो साउथ अफ्रीका की तरफ से आए हुए थे। और ये वाला भी प्रूव हुआ 2015 की स्टडी में। 2015 में एक स्टडी आया जिसको कहते हैं वाई क्रोमोसोम बोटलनेक। वाई क्रोमोसोम क्या होता है कि देखिए, जब लड़का और लड़की डिसाइड होने वाला कौन पैदा होगा, तो एक XX क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम, तो वाई क्रोमोसोम आप समझिए लड़कों के लिए। तो इसमें साइंटिस्ट ने क्या निकाला हुआ था, ये जब पेपर निकला था, कि पहले संख्या जो थी साउथ एशिया में 6000 वर्ष पहले 16 लड़कों के अगेंस्ट में एक लड़की थी। फिर एक दिन एक इवेंट हुआ जिसके चक्कर में एक लड़के के अगेंस्ट में 5 लड़कियां हो गई। और ये सेम डेट आ रहा है जब महाभारत हुआ था। अच्छा। क्योंकि महाभारत में 99% मेल पॉपुलेशन सब लड़ लड़ा के खत्म हो गए थे। तो क्योंकि अब वही चीज़ आप देखिए कि घूम फिर के सारी चीज़ें वहीं पे कनेक्टेड हो जाती हैं। और यूएफओ की अगर बात करो तो सुमेरियन टेक्स्ट में एक चीज़ लिखी हुई थी, उसमें ये लिखा था कि एक एलियन शिप आया था। उस एलियन शिप में एक वॉरियर था, वो अटैक करने के लिए आया था। एक बहुत बड़ा बैटल चल रहा था, लेकिन उसी बैटल में एक सुप्रीम बीइंग यहाँ पे था जिसके पास एक गैजेट था जो सर्कुलर मोशन में चलता था। वो सर्कुलर मोशन पे उसका टारगेट जैसे ही वो सेट कर देते थे, वो जाके उसी को अटैक करता था और हवा में ये अटैक हुआ और उसके बाद डिस्ट्रॉय हुआ। और हमारे पास श्री कृष्ण और सलवा के जो युद्ध हुआ था उसमें ये चीज़ बताई गई है। सुदर्शन चक्र की बात हो रही है, ये वाली चीज़। अफगानिस्तान में और तुर्की में भी 3000 वर्ष पुराने कॉइन्स निकले थे। वो 2 कॉइन्स थे। एक कॉइन के ऊपर क्या बना हुआ था, एक व्यक्ति बना हुआ है जिसने हल पकड़ा हुआ और बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, और दूसरे कॉइन में एक व्यक्ति बड़ा स्मार्ट सा ऐसे पकड़ा हुआ है, एक फ्लूट है और साथ में एक चक्र है। नाइस। ये आप फोटोज देख सकते हैं गूगल में, आपको इसके फोटोज भी मिल जाएंगे। ये क्या थे, ये बलराम थे, श्री कृष्ण थे। मतलब ये कॉइन्स 3000 वर्ष पहले चलते थे। साउथ के अगर टेक्स्ट में अगर आप जाके देखते हैं तो साउथ का जो पूरा हिस्ट्री रिकॉर्डेड है उसमें एक जगह पर ये लिखा हुआ है कि आज से, मतलब उनके टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है जब बना था, कि 4000 ईयर्स पहले एक महायुद्ध हुआ था जहां पर कि हमारे राजा ने सबको, वॉरियर्स को सर्व किया था, खाना प्रोवाइड किया था। और वो महायुद्ध कौन सा था, महाभारत था। तो सब कुछ कनेक्टेड होता कनेक्टेड है। सब कनेक्टेड है। इवन यूएफओ एलियंस का आप देखिए, महाभारत के भी एक पक्ष में बताया गया कि विमान से आते थे और अटैक होता था दूसरे ग्रह, मतलब हम लोग दूसरा ग्रह बोलेंगे, आसमान से आके अटैक कर वो रहे क्या हैं। था? वही वही तो तो यूएफओ था, है हाँ, भाई। वही तो था वो। बेसिकली यूएफओ है। हमने नया, अच्छा, अब यूएस वालों को छुपाने की इतनी बढ़िया आदत है। अब यूएफओ को यूएफओ नहीं कहते, हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। यूएफओ को अब कहते हैं यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन। क्यों? क्योंकि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बोलना आसान हो गया था, लोगों को डर हो जाता था और लोगों को लगता था क्रैक कर लें। तो अमेरिका ने बोला इसमें भी घुमा दो, ऐसे वर्ड दे दो कि ये लोग बोल ही ना पाए आधे लोग। अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन। और जो यूएफओ पानी के अंदर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यूएसओ, अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स। इन्होंने नामकरण भी बदल दिए ताकि लोग कंफ्यूज ही रहे आधे टाइम पे। तो ये लोग तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। सर, आपने इजिप्ट की बात करी है। जब मैं हिस्ट्री टीवी 18 बचपन में देखा करती थी, तो वो ना जितने भी साइंटिस्ट थे, मतलब वो लगे रहते थे कुछ ना कुछ मतलब उसको खोजने में कि कुछ है यहाँ पर, कुछ ना कुछ है, पता नहीं वो कुछ मिस्टीरियस जगह है, क्यों है, क्या है ये। सो पिरामिड्स को अलग अलग एंगल से देखा गया है। मेरे हिसाब से ये एलियंस का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था, लैब था। ठीक है, क्यों, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो आप जब पिरामिड्स के स्ट्रक्चर देखते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं त्रिकोणा स्ट्रक्चर रहता है, बट उसके जब एलिमेंट्स आप देखते हैं तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखता है। क्या दिखता है कि पिरामिड्स बाहर से जो लेयर बनी है वो लाइमस्टोन का बना हुआ है, ठीक है, और अंदर बना हुआ है क्वार्ट्ज का, जो कि गोल्डन ग्रेनाइट भी कहते हैं। इंटरेस्टिंगली साइंस में सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश की जाती थी तो इसी तरह का ढांचा होता था, इसी तरह का स्ट्रक्चर बना था। निकोला टेस्ला कहता है कि मेरा मॉडल सेम पिरामिड जैसा ही था, बाहर से लाइमस्टोन, अंदर से क्वार्ट्ज या ग्रेनाइट का बना हुआ था। तो पहली बात, हो सकता है ये एक बहुत बड़ा पावर हाउस था जहाँ से कि करंट या इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, या बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते थे, या ऊपर से उसी एनर्जी से किसी को सिग्नल दिया जाता। दूसरी बात है कि अगर बहुत सारे कॉमन लोग कहते हैं कि फ़ैरोज़ की बहुत सारी ममीज़ यहाँ पर गाड़ी गई थी ताकि आफ्टर लाइफ में को मोक्ष मिले, जैसे हमने लास्ट टाइम शायद बात करी थी, रावण की एक कब्र होती है इस तरह से। पर पॉइंट ये है कि अदर देन अ फ्यू फैरोज हमको आज तक कभी भी कब्र मिले नहीं है। अगर आप पिरामिड ऑफ गीज़ा की भी बात करें तो ऐसा कुछ हमको ज़्यादा मिला नहीं है। तो अगर सही में यहाँ पर गाड़े हुए रहते तो हमको अभी तक मिल गए होते, वो सारे नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा इशारा है कि ये एक्सपेरिमेंटल एरियाज ही थे जहाँ पर कि जो कि एलियंस ने कहीं ना कहीं सेट किया हुआ था। एलियंस ने सेट किया था। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि, अच्छा आप नॉर्मल सी चीज़ देखिए
किसी भी कम्युनिटी में आप देख लीजिए, कोई ऐसा करता है तो ऊपर देखता है, कोई ऐसा करता है तो ऊपर देखता है। क्रिकेटर भी जब वो सेंचुरी कर ले तो वो ऊपर देखता है। हर उसमें हमेशा देखते हैं और हर टेक्स्ट में देखते हैं कि ऊपर से लोग आए थे, ऊपर वाल्या हम पे रहम करे। ऊपर 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 को हमने कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट करके रखा हुआ है। तो हो सकता है हमारे देखने का तरीका अलग है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर। तुतान खामीन की जब कब्र मिली हुई थी तो तुतान खामीन के कब्र के पास 5000 ऑब्जेक्ट्स मिले थे। 5000 ऑब्जेक्ट्स तो बढ़िया थे, मतलब सोना था, बाल्टियाँ बाल्टियाँ मतलब सोने के वो सारे पॉटरीज थी, ये सारी चीज़ें थी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली थी, ये 1300 BC की बात कर रहा हूँ, और आपको मिला था एक आयरन का डैगर, चाकू मिला था। बट इसमें क्या हैरानी की बात है, हैरानी की बात यह है कि उस समय पे आयरन एक्सप्लोर ही नहीं हुआ था, आयरन एज आया ही नहीं था। तो जब आयरन एज आया नहीं था तो आयरन की तलवार कहाँ से आई? तो जब वहाँ के टेक्स्ट को पढ़ा गया तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि ये यहाँ के राजा को ऊपर से देवता आए थे, उर्फ एलियंस आए थे, जिन्होंने ये दिया हुआ था। और साइंटिस्ट ने जब जाके इस चीज़ को जज किया कि भाई इसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ किया गया, तो उन्होंने ये देखा ये धरती पे एलिमेंट्स नहीं है, आयरन बस इसमें है जो इधर का, बाकी बाहर का एलिमेंट है। तो आप मोटा मोटी देखिए पिरामिड्स की जब हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ लाशें दबाने के लिए बड़े बड़े, क्योंकि कुछ लोग कहते थे गार्ड्स को दबाया जाता था, राजा को दबाया जाता था, गोल्ड का हनी कोम बना के उनको प्रिजर्व करके, ताकि आफ्टर लाइफ के बाद वापस पुनः जन्म हो जाए, ये वाली चीज़ें। तो वो वाली चीज़ें नहीं है। इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखेंगे साइंटिफिक, और एक्सप्लेनेशन आप क्या देंगे, इंसान बना ही नहीं सकता ये चीज़। मैं प्रूव करता हूँ कैसे। पहले इंडिया में आता है, फिर वापस मैं इजिप्ट में चले जाता हूँ, क्योंकि इंडिया में भी सेम स्ट्रक्चर है। अगर आप इंडिया में जाते हैं, अगर इंडिया में आप संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद कहते थे, वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ पर कैलाश केव है, एलोरा के पास कैलाश केव है। वो पहला एकमात्र ऐसा एरिया है जिसको अपसाइड डाउन चीर के बनाया गया हुआ है। पहली बात ये कहा जाता है कि उसको बनाने के लिए जो टन्स ऑफ पत्थर यूज किए गए हैं वो ऑलमोस्ट 4.5 लाख टन कुछ यूज किया गया है। पहली बात, वो जो टन के पत्थर जो काटे गए उसको फेंका कहाँ गया, 30-30 किलोमीटर तक कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात है, इतने साल पहले वो काटा कैसे गया, वो सवाल है। तो सेम चीज सवाल अब अपन जाते हैं इजिप्ट में। तो इजिप्ट में पिरामिड ऑफ गीजा की अगर मैं बात करूं तो पिरामिड ऑफ गीजा बना है 2.3 मिलियन टन्स ऑफ ब्रिक्स तो नहीं, मतलब जो लाइमस्टोन वाला एरिया है। पहली बात है, साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं ये 20 साल के अंदर बना हुआ है, कार्बन डेटिंग और ये सब करके बताया हुआ है। अब 20 साल में अगर उसको बनाना है तो 800 लेबरर्स लगेंगे, 24/7 उनको काम करना पड़ेगा, और हर 3 मिनट में 1 टन का पत्थर प्लेस करना पड़ेगा, हर 3 मिनट में 1 टन, जो प्रैक्टिकली 24/7 पॉसिबल नहीं है। और इतनी सिमेट्री के साथ, मतलब आपको कोई पत्थर हिल भी नहीं रहा, ये नहीं है, तो ये कैसे हो रहा है? तो सेम चीज़ जो हम कैलाश केव्स में देख रहे हैं, सेम चीज़ हमको यहाँ पर भी दिख रही है कि ये एस्टैब्लिश लॉजिकली हो ही नहीं सकता। कहाँ से हो जा रहा है ये समझ में, और वो पत्थर गए कहाँ, कहाँ से लाया गया, किस प्रकार से। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, क्या हो गया कि रोलर्स को चलाने के लिए यूज़ किया, तब तो वो इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, तो वो कहाँ से आया? बट इसका अगेन हमारे सनातन धर्म में टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वापस अपन आते हैं इधर हमारे संभाजी नगर पे आते हैं, तो संभाजी नगर में जो ये केस बने हैं, तो हम अगर हमारे टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिस तरह से काफ़ी सारे शस्त्रों और अस्त्रों के बात करते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र हो गया, न्यूक्लियर वेपन हो गया, एटॉमिक वेपन्स हो गए, तो उसी तरह से हमारे इसमें एक बहुमास्त्र करके एक नाम है, बहुमास्त्र। बहुमास्त्र ऐसा कहा गया है कि ये इस तरह का वेपन था जो ऊपर वाले ने दिया हुआ था, कहते हैं ब्रह्मा जी ने दिया था, जिससे कि कोई भी चीज़ को करो वो लेज़र शार्प कट के इवेपोरेट हो जाता था बाकी एलिमेंट। अब समझ में आता है कि हाँ, इस तरह के कुछ वेपन्स थे, इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, और आज हम उसके स्मॉलर स्टेज पे पहुंच गए। आजकल इस तरह के लेजर्स आए ना जो खच करके काट देते हैं और एकदम प्रिसीजन के साथ, हम उसके नेसेंट स्टेज पे, वो लोग तो सोचे कितने एडवांस स्टेज पे थे। तो पॉइंट ये है कि पिरामिड्स की जब बात करते हैं, मेरे हिसाब से एक साइंटिफिक लैब एक्सपेरिमेंट था जो कि एलियंस ने सेटअप करा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हेल्प भी करना चाहते थे इस सिविलाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए, या तो फिर वो शायद एक कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे किसी चीज़ की, वो वी कांट से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सर ऐसा भी कुछ है ना कि अर्थ का जो ज्योग्राफिकल जो सेंटर है, एग्जैक्टली जो पिरामिड ऑफ गीजा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सही आपने बताया कि जो अर्थ मास का जो सेंटर है एग्जैक्ट वहीं पर है जहां पर पिरामिड है। कोई बोलेगा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है इतना बड़ा। और एक चीज है, पिरामिड ऑफ गीजा के पास में जो वो 3 बने हुए हैं, वो ओरायन बेल्ट बनाते हैं, सप्तऋषि जो हम कहते हैं, स्काई से अगर देखेंगे तो वो पूरे सप्तऋषि बन रहे हैं। तो इतने ज्यादा कोइंसिडेंसेस कैसे बन रहे हैं? और पहली बात है, सप्तऋषि अगर धरती पे बनाना है, मैं बात करूं 5-6 हजार वर्ष पहले, तो इतना किसके पास ज्ञान था कि उसको ये पता है स्पेस में क्या हो रहा है, मैप तक नहीं बना हुआ है, तो ये कैसे हो रहा है? उस टाइम तो बोलते थे धरती चपटी है या हाँ, क्या? फ्लैट है, वो तो लोग आज भी कह रहे हैं वैसे कि धरती फ्लैट ही, हमको उल्लू बनाया जा रहा है, लेकिन धरती गोल है। हम लोगों के ना, लोग पहले से वैसे बोल रहे थे धरती गोल है, मानने को तैयार नहीं थे। हम
लोग क्यों बोलते थे कि सनातन धर्म में बताया है कि जब वराह अवतार हुए थे तो उस समय पे जब हिरण्यकश्यप के ब्रदर ने धरती माँ को पूरी तरीके से द कॉस्मिक गैलेक्सी के पानी के अंदर पूरे लेके चले गए थे, तो अंदर से जब वराह अवतार अपने उसमें ट्रंक्स पे लेके आए थे तो हमारे इसमें तो लिखा हुआ लिखा था, हुआ है। तो हम लोगों ने तो पहले ही बोला था, मानने को तैयार नहीं। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि अगर वराह अवतार आए हुए थे, ये भी माइथोलॉजी है, वराह अवतार अगर आए हुए थे तो भाई वो धरती में ही रह के धरती को कैसे ले गए? अरे भैया, कॉस्मिक वाटर बोला है, ये गैलेक्सी की बात हो रही है। अगर वराह अवतार का टेक्निकल आप साइज देखते हो तो वो था 75,000 किलोमीटर साइज था उनका। वो अर्थ को कैरी करके ले गए थे, बिकॉज दिस हम गैलेक्सी लेवल की बात कर रहे हैं। और बाद में नासा के साइंटिस्ट लोग बोले हाँ यार, ये बिग बैंग थ्योरी और ये सारी चीज़ें तो बाहर हुई हैं, गैलेक्सीज हैं बहुत सारी, प्लैनेट्स बहुत सारी हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देखिए, घूम फिर के ये लोग हमारी चीज़ों को ही एक्सेप्ट करने लग गए हैं, पहले नहीं मानते। पर फिर अगेन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अचानक से कोई बोलेगा कि स्पेस में ना मैंने डमरू का फोटो देखा। यार ये अब हॉलेसिनेशन है, ये आप जस्ट हर जगह आपको ऐसे शिवजी दर्शन नहीं नहीं दे देंगे कि भाई आपको डमरू दिखने लग गए आपको इधर। वो आपने किसी तरह वो ऑल्टर इमेज कर लिए। आजकल तो एआई से भी पता नहीं, एआई में लोग दिखाने लग गए कि कैलाश पे हमने शिवजी को तांडव करते हुए देख लिया। सर एआई का तो क्या ही बोले। तो ये एग्जैक्टली इसी चक्कर में लोग डिविएट हो जा रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात है, आप इसको एक तरीके से देखें ना, हम जब प्रभु की बात करते हैं, ये सब एक तरीके से एक्सटर्नल एनर्जीज प्लस एनर्जीज के लेवल पे हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है जब हम बोल रहे हैं कि मैंने इधर शिव जी को देख लिया, मैंने यहाँ पे विष्णु जी को देख लिया, मैंने यहाँ पे भाई साहब ऐसा नहीं होता है। इस तरह की चीज़ें कहना बड़ा आसान है। बहुत कम संत ऋषि होते हैं जिनको सौभाग्य सच में होता है, दर्शन मिला है। जिनको सही में दर्शन मिलते हैं। आपको एहसास ज़रूर होता है, आप कभी भी इन सारे जोन्स में जाएंगे आपको रियलाइज़ होगा एनर्जी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माउंट आबू जाते हैं, माउंट आबू में अगर आप जाते हैं ब्रह्म कुमारीज के आश्रम, जहाँ पे उनके बाबा जी ने जहाँ पे समाधि ली है, समाधि हमेशा एक बहुत पावरफुल एरियाज होते हैं, तो वो समाधि से लेके 50 मीटर का जो एरिया है ना, एक्चुअल में वहाँ पर आप देखोगे एक अलग एनर्जी होती है, यू कैन फील इट। बाकी जगह पर आपको अलग एनर्जी हो जाती है। जब मैं नेपाल में गया था तो नेपाल में पशुपतिनाथ के पीछे एक समाधि, मतलब थोड़ा आगे जाके एक समाधि है, बाबा का नाम, हाँ, वहाँ पर एक समाधि है, वो है शिवपुरी बाबा का। पता है उनकी एज कितनी थी जब उनने शरीर त्यागा? सोचो, गेस करो, रिकॉर्डेड एज है। शिवपुरी बाबा की कितनी एज होगी? गेस। 136। 136। और उनकी आखिरी इच्छा, वो आखिरी में भी चिल्लम करके गए थे, उनका वो था। बट दैट इज़ नॉट अ स्टोरी। द मेन थिंग इज, हम लोगों को ये भी नहीं पता कि इतने संत और महात्मा हैं, शिवपुरी बाबा ने पैदल पूरे धरती के राउंड लगाए हैं। हाँ? पैदल। और उस समय पे ऐसा हो गया था, जैसे कंटेक्स्ट के लिए आपके व्यूअर्स को बता दूं कि जब वो आए तो उनको पशुपतिनाथ में एंट्री नहीं मिली थी इन 1900s, लेट 19। क्यों? क्योंकि तब ना उस समय पे ऐसा रहता था कि माना जाता था कि हमारे जो पावन धरती हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, तो एक बार अगर आप विदेश होके आ गए तो आप स्वच्छ नहीं हो, अछूत हो गए उस तरह से, तो आपको पूरे तरीके से प्यूरिफाई होना पड़ेगा। तो वो टेम्पल के बाहर ही, टेम्पल के प्रेमाइसेस के बाहर ही ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स वहाँ पे प्यूरिफाई हुए। बट क्या आपको पता है कि शिवपुरी बाबा किनको कंसल्ट करते थे? क्वीन एलिजाबेथ II को उन्होंने कंसल्ट किया है। इतना ही नहीं, आइंस्टाइन ने एक जगह पर मेंशन किया था कि एक इंडियन सेज आया था बीच में मुझसे बात करके, और संस्कृत के उनने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। वो कोई और नहीं, वो शिवपुरी बाबा थे। बट ये क्या होता है, मैंने जो नोटिस करा है कि जो सही में प्रबल होते हैं ना, जो सही में साधु संत जो नेक्स्ट लेवल होते हैं ना, वो कभी भी एक तो क्रेडिट्स नहीं लेते हैं, वो कभी ये प्रचार नहीं करना चाहते मैंने इनको देख लिया उनको, वो अपना शांति में रहेंगे। और आप देखोगे वो उनका कभी कैपिटलिस्ट माइंडसेट नहीं होता। नहीं, जैसे आपने तो आप खुद देखिए ना, हमने भी लास्ट पार्ट में कैसे बात किया था, हिटलर के इसलिए भी आते थे जो बोलता था मैं लॉर्ड ऑफ वॉर हूँ, सैटेनिक रूप में आता था, और वो उनको गाइड करता था आज इधर अटैक करना है, उधर अटैक करना है, ये सारी चीज़ करना है। लाइकवाइज अगर आप देखते हैं, सिर्फ हिटलर ही नहीं, आप अगर दूसरे एरियाज़ में भी देखते हैं, तो हमने ये चीज़ बात की, श्री औरोबिंदो जी के हमने सेशन की बात करी है, जहाँ पर कि उन्होंने क्लियरली कहा था कि हिटलर के अंदर शैतान आता था जो उसको गाइड करता था। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ये डिमोनिक एंटिटीज़ आती हैं, वो आपको गलत तरीके से गाइड करती हैं टू डू रॉन्ग थिंग्स। जैसे हम डिमोनिक एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं सर, वेम्पायर्स जो होते हैं इंडिया में तो इतना आई डोंट थिंक सो कोई बात करता है, लेकिन आपको पता है ये इतनी फेमस सीरीज़ है जो वेम्पायर्स के ऊपर है, फॉरेन में इसके बारे में बात करते हैं। वेम्पायर सच में होते भी हैं या फिर ये बस ऐसे ही बना दिया गया है? हमारे इधर देखिए ना, अगर आप बात करते हैं तो जैसे हमारे इधर ना अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। जैसे हम कहते हैं भूत कहते हैं, हम पिशाच कहते हैं,
हम उसी हिसाब से अगर आप देखते जाते हैं तो हमारे इधर भी वर्णन किया गया हुआ है इस तरह के एंटिटीज़ का, जो कि क्या कहते हैं उसको, भूत पिशाच, और एक तीसरा क्या होता है, ब्रह्म अरे राक्षस। नहीं, अभी एक मूवी भी आई थी ना ये, इसमें अंशुमन खुराना की, क्या था यार, अंशुमन खुराना की, बहुत सिंपल सा नाम है, बेताल, बेताल, अच्छा, बेताल, बेताल। हाँ। तो एक और एंटिटी होती है जिसको कहते हैं बेताल, जो हमने विक्रम बेताल में देखा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि हाँ, ब्लड थर्स्टी एलिमेंट्स हमारे इधर भी बात करी गई है। इनफैक्ट अगर आपको ध्यान होगा तो कहीं ना कहीं हमारे इधर बात की जाती है एक एंटिटी का, जिन्होंने अपना गर्दन भी काटा था खून पिलाने के लिए, टू डिफरेंट एंटिटीज़, जो उन्हीं के वो थे, शिष्य थे, उनको भी पिलाया था, और खुद भी एक जगह से वो एक कटोरे में अपना खून ले रहे थे। तो आप एक चीज़ देखिए कि हमारे इधर भी मेंशनिंग है, नॉट एज कि भाई उधर काटा एक काउंट ड्रैकुला बन गया। ड्रैकुला का कंसेप्ट तो ब्रैम स्टोकर की एक बुक से आया था, जब से वो पॉपुलर हुआ था। तो इस तरह की एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती थी, बट जिस हिसाब से मूवीज़ दिखा देती हैं उस तरह से नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शायद आसपास ही कहीं वैम्पायर्स घूम रहे हो, शायद हमारे कोई हो फ्रेंड ही हो। सकता हो, अरे भाई डराओ मत यार, लोग दोस्तों दोस्तों के साथ नहीं जाएंगे, बट हाँ ठीक है, ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल्दो इस पे ऑनेस्टली मैंने इतना ज़्यादा शोध नहीं देखा है भारत में, बट आई वुडेंट बी सरप्राइज। देयर आर बैट्स, चमगादड़ होते हैं जो इस तरह की प्रजाति होती हैं जो खून पीते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आई वुडेंट बी सरप्राइज अगर इंसान भी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इधर रिचुअल्स में तो दिखाया ही दिखाए, जाता है कि हाँ। काफ़ी सारे जगह पर है हाँ। शक्तियों के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए। तो आई वुडेंट बी सरप्राइज अगर ये चीज़ें भी होती हैं। ओके, ओके। बट अब मुझे थोड़ा सा लाइक डर लग गया है, मुझे लग रहा है शायद होंगे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं पाए जाएंगे। बट मुझे लगता है शायद मे बी कुछ दिन बाद न्यूज़ में आ जाए कि पकड़, लाइक पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। पॉसिबल है। अच्छा सर, दो हमने जगहों की मिस्ट्रीज अभी आपने बताई, कैलाश की और पिरामिड्स की। सर एक और प्लेस बोल सकते हैं या क्या है, बर्मुडा ट्रायंगल। सर कोई भी प्लेन जाता है गायब हो जाता है या पता नहीं क्या है, तो कोई ये क्या वहाँ फ्यूचर में चले सो जाते हैं? कुछ लोगों का, साइंटिस्ट लोगों का तो ये कहना है कि भाई इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतनी ज़्यादा है जिसके चक्कर में ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा आते हैं, तो ये सारे प्लेन्स फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें, 1920s के बीच में यूएस शिप्स जो गई हैं वो गायब हो गई हैं, प्लेन्स गायब हो गई हैं। इंटरेस्टिंगली 1400s में अगर देखते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस जब इधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल को नोटिस करा और उन्होंने बोला इसके ऊपर इनको दो स्पेसशिप्स दिखी जो बहुत समय तक इनको घूर रही थी ऐसा लग रहा था, और अचानक से पानी के अंदर सोनिक स्पीड में चले गई। तो ओके। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये चीज़ मेंशन करी है। तो ऑब्वियसली ऐसा हम कह सकते हैं कि हो सकता है उधर एक अंडरग्राउंड सिटी मेंशनड है जो कहीं ना कहीं पुल अप करती है। क्यों करती है? ताकि जो भी ये मेटेलिक चीज़ें हैं, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ये शायद कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं, उनके काम आ जाए वहाँ पे। तो ये अंडरग्राउंड सिटी इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ से वो पुल करने की कोशिश करते हैं ताकि प्लेन भी जाए, कोई भी चीज़ जाए, तो उस चीज़ को वो वहाँ पे खींच लें। सर आपने वो मूवी देखी है, जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड? यस, यस, यस। तो कुछ वैसा ही, हाँ, एब्सोल्युटली, कि हो सकता है देयर इज अ डिफरेंट सिटी ऑल टुगेदर, देयर आर डिफरेंट क्रीचर्स आल्सो ऑल टुगेदर, सो तो दैट्स आज के टाइम में जो भी प्लेन्स हैं उनको वहां से जाने के लिए भी वो है कि हाँ, अभी रेस्ट्रिक्शन है उधर, क्लियर नोटिस दिया जाता है कि भाई यहाँ से मत जाओ। बट ठीक है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा चुल है तो वो कोशिश करते हैं, इलीगल हो जाता है, बट एनीवेज स्पॉट करते ही मना कर दिया जाता है कि यहाँ से आप ट्रैवल ना करें। बट सर मतलब ये रिटर्न है कि गायब हुए ही हुए हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल गायब हुए हैं, यूएस के शिप्स गायब हुई हैं, फ्लाइट्स गायब हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें गायब हुई हैं वहाँ से। ओके, ओके। इसके बारे में आई थिंक और रिसर्च करनी। नहीं, ये अगर इस पे एक्चुअली में ना इसकी एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस भी हैं, और इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन लोग अगर पार्ट कौन सा होगा हमारा, पार्ट 4 होगा, हाँ, पार्ट 4। पार्ट 4 बोलेंगे तो हम उस पर और डिस्कस करेंगे बिल्कुल, इस बिल्कुल, पर। बिल्कुल। अच्छा सर, अब मैं ना एक क्रीचर के बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे। येटी, आपको लगता है ये होते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल होते हैं, ओके। यति होते हैं। देखिए, यति के काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखे गए हैं। नेपाल में एक म्यूज़ियम है जहाँ पर कहा जाता है यति का एक फिंगर भी रखा गया है, हेयर भी रखा गया है जी, वहाँ पर एक म्यूज़ियम है जहाँ पर कहा जाता है। दूसरी चीज़ है, आप सारे पौराणिक चीज़ों में देखिए, तिब्बतियन फिलॉसफी बोलिए, बुद्धिस्ट फिलॉसफी बोलिए, हमारे सनातन में बोलिए, हर जगह इस तरह के मानवों का विवरण है कि जायंट एप लुकिंग, वेरी पावरफुल, वेरी बलशाली। सर बट ये कभी इनकी फोटो सामने नहीं आई है, लेकिन प्रॉपरली कभी कोई देख नहीं पाया। मतलब ऐसे बोलते कि हाँ होते हैं, बट कोई ऐसा नहीं आ पाया कि हाँ मैंने देखा है। देखिए, बेसिकली क्या है कि दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली बात, जो प्रॉपर देख लेता है वो शायद जीवित ही नहीं रहता है। ओके। और दूसरी चीज़ है, ये लोग काफ़ी आइसोलेशन में रहते हैं, जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि एलियंस भी आइसोलेटेड है। आप देखिए, एलियंस के सबसे ज़्यादा बेस कहाँ है, या तो बहुत बड़े पहाड़ पे जहाँ पर इजीली कोई आ नहीं पाता है, या तो फिर अंडरग्राउंड वाटर 95% अनएक्सप्लोर्ड है, तो कहीं ना कहीं यहीं पर रहता है। तो लाइक वाइज अगर आप यति की बात करें,
तो ये जो हिम मानव कह गए, स्नोमैन कह गए, तो ये सारे लोग अपनी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी, क्रीचर्स आइडेंटिटी छुपाने की प्रयत्न करते हैं। लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा लोगों को वो मिला है। 2019 में एक ट्वीट आया था जिसमें कि लिखा हुआ था कि हमने फाइनली यतिको के फुटस्टेप्स पा लिए, लेकिन हाँ वो रातों रात गायब हो गया। और ये आया था इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पेज पे। हाँ 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 हाँ। तो ये क्या चीज़ थी? फिर अचानक से वो चीज़ हट गई। और उसी टीम के एक व्यक्ति ने लेटर ऑन एक पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट में मेंशन किया था कि यार आई विश कि बड़ी अथॉरिटीज़ इस पे और रिसर्च करते हैं, हम लोग हिस्ट्री का एक पार्ट बन जाते हैं, बिकॉज वो जेन्युइनली कुछ था, बट पता नहीं हमको क्यों ऊपर से ऑर्डर आया और उस चीज़ को हमको करने नहीं दिया गया। तो ये एक और वैलिडेशन मिल रहा है कि ऊपर वाले लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये सारी चीज़ें नहीं करना है। एक और आज से कुछ वर्ष पहले एक इंसिडेंट आया था जिसमें एक शेपर्ड, एक लड़की बहुत सारे अपने गाय बकरियों को लेके जा रही थी, बकरी भेड़ और इन सब को लेके जा रही थी। अचानक से, क्योंकि वो लेट हो गई थी शाम को जब वो जा रही थी, तो उसको ऐसा लगा कि वो जब जा रही है और वो थोड़ा पहाड़ों की इस तरफ थी, तो उसको पीछे से किसी ने ज़ोर से उसको हाथ से मारा। और जब उसने पलट के देखा, उसको धुंधला धुंधला ये याद आया, तो भाई उसको ऐसा लगा कि बहुत विशाल का शरीर है जिसके उसमें बहुत बाल वाल थे, लेकिन फिर वो बेहोश हो गई थी। बाद में जब उसको होश आया, गाँव वाले आ गए थे, सब पूछे क्या हुआ, तो उसने बताया इस तरह की एक एंटिटी दिखी थी जिसने मुझे अटैक किया। और तब तक उनने देखा कि ऑलमोस्ट 2-3 भेड़ उनकी गायब भी हो गई थी। सर मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ बिल्कुल। एटी का। 2-3 दिन पहले हम एक फंक्शन में गए थे, तो मैं क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा घर गांव हमारा उत्तराखंड में ही है। तो मेरी जो गांव से ताई जी आई थी, तो वो मेरी मम्मी और ताई जी को ना ऐसे बता रही थी कि वो बहुत विशाल था, बड़ा था। और उसने मतलब क्योंकि वो हमारी बकरी को मार के गया था, तो वो ऐसे बता रही थी, मैं दूर बैठी अच्छा, हुई आपकी थी। हाँ, बकरी मारी बकरियां गई? हमने पाल रखी होती है ठीक घर है, पे। हाँ। तो ना हमारी बकरी को मार के गया था, तो मतलब मेरी ताई जी बोली थी कि वो ना इंसानों की तरह 2 पैरों पर खड़ा था, वो इंसान भी नहीं बोल सकते, भालू भी नहीं ऐसे करके उन्होंने बोला। मैंने सुन लिया, मेरी मम्मी और ताई जी को तो ये चीज़ पता नहीं है, बट मैंने सुना, तो मैंने कहा ताई जी एक बार मुझे बताओ कि आपने क्या देखा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत बड़ा था, और वो 6 बजे के टाइम पे हमारे उस पर आया था। उसको लगा कि घर पे कोई नहीं है, एंड उसने बकरी को मारा, एंड उसने हमारी जो छत है ना सर, उसको भी थोड़ा सा उखाड़ने की कोशिश करी थी। तो मैंने बोला मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी, अब बताना क्या वो ऐसे दिखता है। सर मैंने उनको एक फ़ोटो दिखाई, एंड उन्होंने बोला एग्जैक्ट यही दिखता है। और उन्होंने बोला था कि वाइट वाइट से बाल बोले थे उन्होंने हाँ, हाँ, उन्होंने वही, वाइट वही, वाइट बाल वही। बोले थे। तो मतलब, और मैंने फ़ोटो दिखाई, उन्होंने बोला एग्जैक्ट यही है। मैं इतनी शॉक हो गई थी ना कि मतलब मेरे तो सर सोच समझ के होश उड़ बाहर है गए। ये। नहीं, नहीं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और ये बिल्कुल रियलिस्टिक। देखिए, आपने खुद ने ही सुन लिया ये वाली हाँ। चीज़, तो बिल्कुल होते हैं। एंड कल वो हमारे घर आएंगी, तो मैं उनसे कल तो मैं बहुत अच्छे से पूछने वाली हूँ डिटेल में कि आप बताइए आपने क्या देखा था। उनके साथ ही एक पॉडकास्ट कर लेना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली उनके बिल्कुल, साथ ही। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं यहाँ से कॉन्वर्जेशन लेके ले जाना चाहती हूँ। आई डोंट नो आपको पता है ये बात नहीं, बट इलॉन मस्क ने पता नहीं किसी इंटरव्यू में बोला था कि वो ह्यूमन थोड़ी है। तो क्या है वो, एलियन है कि? सो देखिए, इलॉन मस्क एलियन अगर होगा तो भी मेरे को सरप्राइज नहीं होगा, ऑल्दो इसका क्लियर एविडेंस नहीं है। बट क्यों, आप खुद सोचिए। इंसान लोग ढूंढते हैं कि भाई किसी तरह कहीं पे बंगला बना लें, कहीं पे धरती पे कोई प्लॉट ले लें। ये बंदा हमेशा मंगल ग्रह की बात करता है कि मैं मार्स में जाके एस्टैब्लिशमेंट करूंगा। पहली चीज़। दूसरी बात है, आप खुद सोचिए, 12 साल की उम्र में कोई बंदा इतनी सारी किताबें पढ़ लेता है, चलो वो एक बार को मान लो, लेकिन वो आज से कुछ साल पहले साल के 500 फ्लाइट्स लेता है, उसके बाद 5 कंपनियों में हर दिन एक जगह पे देता है, कम सोने के बावजूद भी वो इतना एक्सट्रीम काम कर लेता है। खाने वाने का कोई अता पता नहीं, हेल्थ का कोई इशू नहीं होता रहता है, एक ही लड़की से 7-8 बार शादी करता रहता है। तो ये हरकतें नॉर्मल लग नहीं रही हैं जिस हिसाब से अगर आप देखते हैं। प्लस वो जो कहता है वो फाइनली कर भी देता है। 2008 में वो ईवी की बात करता था, तब कोई मानता नहीं था, आज देखो सब ईवी की बात कर रहे हैं। वो स्पेस एक्स की बात करता था कि स्पेस में जाके भ्रमण करेंगे, कोई नहीं। और एक चीज़ है कि अगर हम इलॉन मस्क की बात करें, तो इलॉन मस्क उस समय पे एक बहुत बड़े फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। क्या नाम था फिजिक्स वाले साइंटिस्ट? हाँ, फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग को इन दोनों ने साथ में ये वादा किया था कि हम लोग एलियंस को ढूंढ के रहेंगे 2025-26 तक। अनफॉर्चुनेटली स्टीफन हॉकिंग ना रहे, तो उसी चक्कर में ये एक्सपीडिशन नहीं हो पाया। बट वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं इलॉन मस्क का एलियंस के साथ कुछ तो है। या फिर शायद वही एलियन हो। ये बट लोग क्योंकि बताएं। ये लाइन ही सर, हम तो नहीं बोल सकते कि हम ह्यूमन थोड़ी हैं। हाँ। कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। हम भी मतलब हैं, सही बात है। वही। सर आपसे मैं बात करी थी कॉल पर, आपने बताया था कि कुछ लोग बोलते हैं कि शिव जी भी एलियन है। हाँ, तो देखिए, कुछ लोग का ये कहना है कि शिवजी भी एलियन है, क्योंकि जो सुप्रीम पावर्स बताई जाती हैं, ये सारी चीज़ें, वो लोगों को ऐसा लगता है। मेरा क्या मानना है, मैं ये बताने की कोशिश करूँगा। मेरा ये मानना है कि एक बहुत सुप्रीम पावर है जिसको हम शब्दों में शायद बयान नहीं कर पाते, एक सुप्रीम एनर्जी है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते। तो मेरा ये मानना है कि शिवजी एक ऐसी सुप्रीम पावर है। लोगों का ये क्या, स्पेसिफिकली फिरंगियों का भी बहुत ज़्यादा कहना है, और उनके चक्कर में अब इंडियंस भी सोचने लग गए क्या सही में ऐसी बात है।
श्रद्धा का मामला है तो मैं ये कहूँगा कि ये एक लोगों का खुद का भी एक ओपिनियन रहेगा, बट मैं कहूँगा जिस तरह की पावर्स बताई जाती है, जिस तरह की चीज़ है वो अलौकिक तो है ही। हाँ। हम नहीं कह सकते कि भाई ये धरती में इस तरह की चीज़ें हो सकती है, बट मैं अपने शब्दों में कहूँगा तो वो एक सुप्रीम पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एलियन, दैट इज़ व्हाट आई वुड से। लोगों को वर्ड्स नहीं मिलते हैं तो वर्ड्स वो। नहीं मिलते तो वो सबको सब एलियन बना देते, मैं कहूँगा एक सुप्रीम पावर है। सर शंभाला जो जगह है, हाँ हाँ। बोलते हैं कि वो हम लोग तो नहीं देख सकते हैं बट बड़े बड़े जो योगी हैं वो देख सकते हैं। आपको लगता है शंभाला जैसी सच में जगह है? बिल्कुल है। तभी आप देखिएगा वेस्टर्न फिलोसफीज़ में भी, मूवीज़ में भी देख लीजिए, डॉक्टर स्ट्रेंज में जो जगह दिखाई है वो शंभाला है। फिर आप देखेंगे तिब्बतन फिलोसफी में भी शंभाला है, बुद्धिस्ट में भी शंभाला है। शंभाला हम लोग इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि उसके लिए एकदम जो हमने कहा प्योरेस्ट सोल होना आवश्यकता है। हम लोग में से प्योर सोल है नहीं हम लोग। जब तक आप बिल्कुल क्लीन हो, फुल मतलब आपने कुछ भी गलत खाया ना हो आज तक, आपने कुछ आज गलत तक? ना पिया हो, या फिर आपने बोरा बहुत ध्यान किया हो, आप माइंड से माया से आप निकल चुके हो, ना आपको मम्मी पापा का मोह हो, ना पति पत्नी का मोह हो, ना बच्चों का मोह हो, आप हर मोह से, ना पैसे का मोह हो, जब तक आप उस चीज़ से नहीं निकलोगे तब तक आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। वही तो डिफिकल्ट है, हम लोग तो उसी सर्कल में अटके पड़े हुए हैं। सर कोई रिटर्न अकाउंट है इस चीज़ का? किसी ने बताया हो कि मैं शंभाला गया हूँ, किसी योगी ने मतलब बुक नहीं, में? वो लास्ट तो जितना अकाउंटेड है वो मीरा लापा जी जो थे, मिलारापा, जो कि एक तिब्बतन मॉन्क थे, उन्हीं का लास्ट रिकॉर्डेड ये चीज़ है कि उन्होंने वो किया है। बट इसके अलावा रिटन टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हाँ, बुद्धिस्ट में भी लिखा हुआ है, हिंदुइज्म में भी लिखा हुआ है, सब में नाम अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन हाँ ये शंभाला एग्जिस्ट ज़रूर करता है। कहते हैं कि एक बिल्कुल अलग दुनिया, यहाँ पर बड़े बड़े योगीज हैं, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र शायद 5,000 वर्ष 10,000 वर्ष तक की है, इस प्रकार की इतनी और ये एज के दिखने से। में बहुत सुंदर जगह बहुत है। सुंदर जगह है, जो हम जैसा स्वर्ग का डेफिनेशन बोलते हैं वैसा ही होगा वो शंभाला का डेफिनेशन है। सर आपने एक चीज़ और बताई थी कि एंटार्क्टिका जो प्लेस है वहाँ की कुछ मिस्ट्रीज आपको पता है? मतलब मिस्ट्री सबको पता होंगी, अच्छा, मैं बता हाँ देता हूँ बताइए। जिनको नहीं पता है। सो फॉर एग्जांपल 1940s एंड 30s में जब ये सारा दुनिया भर में युद्ध वुद्ध ये सारी चीज़ें चलती थी, तो उस समय पे क्या हुआ कि एक जर्मन ट्रूप ने एक्सपेडिशन रखा और वो पहुँचे अंटार्कटिका। अब जो वो अंटार्कटिका पहुँचे तो वो हैरान हो गए। उन्होंने बोला कि भाई हमको तो टेक्स्ट बुक में बताया जाता है तो बर्फीला एरिया है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक्चुअल में नोटिस करा कि वहाँ पे तो एक एक जगह पे ग्रीन एरिया है, स्ट्रीम्स बह रही हैं, ये कैसे पॉसिबल है। वो लोग खुद सरप्राइज थे। जब उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो उधर उनको नाजी का सिंबल भी दिखा, नाजीज हिटलर वाला सिंबल दिखा। वो लोग सरप्राइज थे, बोले ये कैसे हो सकता है। बट इसके बाद क्या हुआ कि 1947 में यूएस वालों को ये एग्जैक्ट खबर मिल गई कि भाई साहब जो नाजीज़ है ना, उन्होंने एक बहुत बड़ा बेस उधर बना लिया है, और उन लोगों ने इधर तो युद्ध खत्म कर लिया लेकिन वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अनलॉक कर लिया और वहाँ पर वो यूएफओ के साथ काम कर रहे हैं। तो ना यूएस वालों ने क्या किया, एक 5,000 लोगों का ट्रूप बनाया और उसके बाद 12 शिप्स के साथ वो लोग उधर रवाना हो गए, मेगा शिप्स के साथ, कि जाके अटैक करेंगे, ख़त्म करेंगे, खेल ख़त्म। जब ये अंटार्कटिका पहुँचे, जो इस इवेंट का नाम था, इस प्रोजेक्ट का नाम था, उसका नाम था ऑपरेशन हाई जंप। ऑपरेशन हाई जंप, जिस ऑपरेशन हाई जंप को लीड करते हुए जब वहाँ पर पहुँचे, उनको लगा था 2-4 दिन में हम सब खत्म कर देंगे। 40 दिन तक ये युद्ध चला और ये लोग हार के आए, सिर्फ कुछ ही ऑफिशियल्स बचे। तो वो क्यों हारे, क्योंकि इन्होंने इसके बाद जब वो लौटे तो जो मेन ऑफिशियल इनको लीड कर रहे थे, जब उनका देहांत हो गया तो उनकी डायरी उनके बेटे को मिली। जब वो डायरी पढ़ी गई तो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी, उन्होंने पिताजी ने उस समय का जिक्र किया कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, वहाँ पे यूएफओ हम पे अटैक कर रहे हैं और यूएफओज के ऊपर नाजीज़ का सिंबल बना है, स्वास्तिक वाला सिंबल बना हुआ है। और उन्होंने देखा बड़े बड़े मिसाइल्स चल रहे हैं वहाँ पर, उनको बड़े बड़े एनिमल्स दिखे जो हमको लगता है एक्सटेंट हो गए, डायनासोर्स दिखे, मैमथ्स दिखे, जो कि इन लोगों ने ट्रेन कर लिए अपने लिए। तो कहीं ना कहीं नाजीज लोगों ने ये वाली चीज़ें एक्यूपाई करके हम पे अटैक करा और हम लोग वहाँ पे टिक नहीं पाए। तब लोगों को समझ में आया कि भाई साहब हो सकता है अंटार्कटिका हमको लगता है पूरी तरीके से आइसोलेटेड है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे सिविलाइजेशन से यूएफओज और ये सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। एंड वो आई थिंक उन लोगों के लिए परफेक्ट प्लेस है क्योंकि वहाँ वैसे भी कोई नहीं जा रहा है। एब्सोल्युटली। और नाजीज़ की बात इसलिए हो रही है बिकॉज कहीं ना कहीं आप ये देखें तो नाजीज़ जो हिटलर वाले हैं उनको हमेशा से माना गया है कि वो इस तरह के हरकतें यूएफओस के साथ काम करना, पैरानॉर्मल के साथ, मतलब पार्ट 3 में हम इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे अगर लोगों का वो आया तो वो अभी कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। बिल्कुल। तो वहाँ पे हमेशा कहा कि नाजीज़ लोग हमेशा इस तरह के अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट्स, और हिटलर का हमेशा ऑकल्ट में इंटरेस्ट तो था ही, तो वो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये सब चीज़ें करने के लिए। तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि हाँ उन लोगों को वहाँ पर भी उसके अवशेष मिले। बट ये है कि अब कोई पर्टिकुलर लिख रहा है डायरी में तो सर ये थोड़ा शॉकिंग हो जाता है। हाँ, क्योंकि इसका अगर उनके जाने के बाद उनका बेटा अगर इस चीज़ को रिवील करता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। राइट राइट।
अच्छा सर, अब एंड की ओर बढ़ते हैं। सर मैं आपसे ना आपकी टॉप 3 मूवीज़ पूछना चाहती हूँ आपके अकॉर्डिंग, जो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, माइंड बेंडिंग मूवीज़ हों, जो मतलब कोई देखे तो सोचे कि क्या ही है, मतलब सोच सोच में पड़ जाए कुछ दिनों तक। सो तीन ऐसी मूवीज़ जो मैं सबको सजेस्ट करूंगा जो लोगों के दिमाग हिला दे। तो पहली होगी ल्यूसी। ल्यूसी मूवी में ये दिखाया गया है कि एक ड्रग के कारण एक लड़की का ब्रेन की कैपेसिटी बहुत अनलॉक हो जाती है। हमको पता है हम 6 से 8% एट मैक्स यूज़ कर पाते हैं लाइफ टाइम पे। इसमें दिखाया गया है कि जब 40%, 50% और 100% अनलॉक हो जाता है तो कितनी मैजिकल पावर्स आ जाती है। तो पहली चीज़ है ल्यूसी। साइंटिफिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी, कुछ लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो मैं कहूँगा आप इंसेप्शन देखिए, क्योंकि इंसेप्शन कहीं ना कहीं मैच करता है उसका पूरा प्रिंसिपल। हमारे इधर आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांता जो लिखी हुई थी, उसी के प्रिंसिपल्स पे पूरी मूवी इंसेप्शन बेस्ड है, अगर उस एंगल से आप देखते हैं। क्योंकि वो भी बताते हैं माया के अंदर किस प्रकार से हम उलझते गए। अद्वैत वेदांता आदि गुरु शंकराचार्य जी का भी वही बताता है। और तीसरी मूवी जो मैं कहूँगा वो है मैट्रिक्स की पूरी सीरीज़। मैट्रिक्स की पूरी सीरीज़ इसलिए बोलूँगा, उसको एंटरटेनमेंट के पर्पस में मत देखिए। उसमें भी अगेन यही बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोग एक इल्यूजन में रह रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं दिखाया गया कि इंसानों को कंट्रोल किया जा रहा है और एक स्टिमुलेशन में भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिमुलेशन की हम बात कर रहे हैं वही वाली चीज़ हमारे भी काफ़ी सारे ग्रंथों में लिखी गई है। तो ये तीन मूवीज़ हैं और उर्फ सीरीज़ है जो मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा आप बिल्कुल देखें। और एक बोनस दे देते हैं लोगों के लिए, बिल्कुल। आप एक मूवी सीरीज़ देखिए जो आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम है मैनिफेस्ट। वो इसमें देखिए बिकॉज उसमें चर्चा की गई है किस प्रकार से एक प्लेन होता है जो टाइम डायलेशन में चले जाता है। वो अचानक से लैंड जब होता है तब लोगों को पता नहीं चलता है, पर वो जो छोटे बच्चे थे वो जब लैंड होते वो बड़े हो जाते हैं। और पूरा उसमें दिखाया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये अचानक से कैसे हो गया कि भाई एक प्लेन जिसने उड़ान मारी थी वो अचानक से गायब हो गई, और अचानक से उसके बाद कुछ सालों बाद वो वापस लैंड हो गई। लोग वैसे के वैसे उसमें हैं, सब कुछ वैसे है, लेकिन पूरी दुनिया बदल गई उस समय तक। तो इंटरेस्टिंग। ये देखिए। ओके ओके, मैं तो ज़रूर देखूंगी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है काफ़ी ऐसे कि पता लगे न्यू न्यू मूवीज़ एंड सीरीज़। सर बहुत 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 इंटरेस्टिंग रहा है पॉडकास्ट, एंड पार्ट 4 के लिए कमेंट आप सब कर ही देना। आई एम श्योर अभी बहुत सारे कमेंट आ चुके होंगे अभी तक। एंड नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे सर। एंड थैंक यू सो मच, एंड इतनी सारी आपने मिस्टीरियस बातें बताई है, मैं पूरी रात वही सोचने वाली हूँ। थैंक यू, एंड आप बहुत अच्छे होस्ट हैं एज यूजुअल। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर।